नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो ये एक महामैराथन वीडियो होने वाला है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का। ये वीडियो आपको अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रयोगशाला परिचालक और छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक, ये दोनों एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाले हैं। तो इन दोनों एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है एकदम छोटे से वीडियो में पूरा प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक पूरा देखिएगा। इसमें जो है आपका पूरा प्राचीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो इस बुक में शामिल है वो सबको हम कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने जो है छत्तीसगढ़ के जो भूगोल है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, उसका जो है एक एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उसे हम जो है एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। बाकी जो इतिहास है उसे हम पहले प्राचीन इतिहास को एक वीडियो में, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, इन तीनों को जो है एक एक पार्ट में हम कंप्लीट करके इसका कंप्लीट कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम जनजाति को ही पढ़ेंगे। जनजाति और कला और संस्कृति वो सभी भी जो है एक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना है ताकि आपको रिवाइज ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो जाए। तो चलिए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है इस बुक में चैप्टर नंबर 31 में दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास का पूरा पार्ट शामिल है। इसमें इस चैप्टर में जो है पूरा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक सभी जो है इसी एक ही चैप्टर में शामिल है। तो यहाँ से हम पूरा इस चैप्टर को पहले समझ लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास को देखें आप, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं उससे पहले आप इतिहास को समझ लीजिए। इतिहास में आखिर क्या क्या होता है। देखिए, इतिहास जो है 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें जो है हम किसे पढ़ेंगे, पाषाण काल को। तो प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। यहाँ सिर्फ जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो जो इतिहास लिखा गया है वह जो है प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक, उसके बाद जो है आता है आद्र ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक बाद के काल को कहा जाता है आद्र ऐतिहासिक काल। अब आद्र ऐतिहासिक काल में क्या हुआ है, इस काल में जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहाँ लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु इन लिखित साक्ष्यों को अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, तो इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण इसे जो है आद्र ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और साथ ही पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुए हैं, मुद्राएं, ईंट पत्थर, ये सब भी जो है प्राप्त हुए हैं आद्र ऐतिहासिक काल से। तो यहाँ लिपि प्राप्त हुआ है, पर उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, इसके अंतर्गत आद्र ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा जाता है, परंतु हमारे छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता या आद्र ऐतिहासिक काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में क्या आएगा, तो ऐतिहासिक काल में यहाँ जो है तीनों प्रकार के साक्ष्य मिलेंगे। यहाँ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होगा, साथ ही पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होगा, और यहाँ जो है साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होगा, साहित्यिक साक्ष्य। ठीक, तो यहाँ तीनों प्रकार के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं, इस कारण जो है इसे ऐतिहासिक काल कहेंगे। अब ऐतिहासिक काल को ही हम 3 भाग में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल के 3 पार्ट होते हैं। पहला होगा प्राचीन इतिहास, उसके बाद जो है मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में जो है मुख्य रूप से जो है राजाओं के संबंध में पढ़ते हैं, राजाओं और राजवंशों के संबंध में पढ़ेंगे हम प्राचीन इतिहास में। और वही जो है मध्यकालीन इतिहास में जो विदेशी आक्रमण हुए होंगे, विदेशी शासक जो आए हैं, विदेशी, जैसे भारतीय इतिहास में आप मुगल को पढ़ते हैं तो वे भी जो है विदेशी हैं। ठीक, तो इन सब को पढ़ा जाता है मध्यकालीन इतिहास में। उसके बाद आधुनिक इतिहास में पढ़ा जाता है किन्हें, ब्रिटिश का। तो अंग्रेजी शासन चलता है वह ब्रिटिश काल को पढ़ा जाता है किसमें, आधुनिक इतिहास में। जो पूरा और भारतीय स्वतंत्रता संबंधी जो आंदोलन हुए हैं, स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन, वे सभी जो है आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ही पढ़े जाएंगे। ठीक, अब हमारे जो छत्तीसगढ़ में हमें जो पढ़ना है टॉपिक, वो सब टॉपिक को यहाँ जो है इसी पेज में दिया गया है। उन सब टॉपिक को आप पहले यहाँ देख लीजिए। तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला तो प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य है, पाषाण काल के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा पाषाण काल। तो पाषाण काल को पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं है तो इसे नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए, प्राचीन इतिहास, आज का हमारा पूरा वीडियो जो है प्राचीन इतिहास के ऊपर डेडिकेटेड है। तो हम जो है प्राचीन इतिहास में क्या क्या टॉपिक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, तो देख सकते हैं आप पूरा टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है। तो देखेंगे हम वैदिक काल। तो भारत में जैसे वैदिक काल में क्या क्या हुआ था, उसी से तुलना करके हमारे छत्तीसगढ़ में वैदिक काल से संबंधित क्या साक्ष्य मिले हैं उसे देखेंगे।
फिर रामायण काल से संबंधित साक्ष्य छत्तीसगढ़ में, महाभारत काल को भी पढ़ेंगे, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में जो है भारत टोटल 16 जनपदों में बटा हुआ था, इसमें हमारा छत्तीसगढ़ किस जनपद के अंतर्गत आता है और क्या साक्ष्य उसके लिए मिले हैं उसे हम देखेंगे। उसके बाद देखिए मौर्य काल। मौर्य काल का भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे। सातवाहन काल का भी साक्ष्य देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कुषाण वंश के बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसे भी पढ़ना है। मेघवंश वकटक काल और मित्रवंश गुप्त वंश, तो ये सभी जो है राष्ट्रीय राजवंश है। ये अभी तक जितने हैं ये सभी क्या है, राष्ट्रीय राजवंश। इसे हम जो है भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। इन सभी टॉपिक का जो है छत्तीसगढ़ से संबंध भी है, इस कारण जो है इन टॉपिक को हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो यहाँ से प्रारंभ होता है राजसी तुल्य वंश से। तो राजसी तुल्य कुल वंश जो है हमारे छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश है। छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश पूछा जाता है, तो याद रखें कि आप आंसर देंगे राजसी तुल्य वंश। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ का जो है स्थानीय राजवंश स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है नल वंश, सरबपुरी वंश, शैल वंश, पांडु वंश, बाण वंश और सोम वंश। ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश है, इनके संबंध में पूरा डिटेल से पढ़ना है। ठीक, तो ये हमारा प्राचीन इतिहास में इतना कुछ पढ़ना होता है हमें। उसके बाद देखिए मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें हमें मुख्य रूप से जो है 3-4 वंश को पढ़ना होता है, जिसमें पहला है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर की कलचुरी शाखा और रायपुर कलचुरी शाखा 2 शाखा में बटा हुआ है। उसके बाद नागवंश। नागवंश भी 2 शाखा में है छत्तीसगढ़ में, एक जो है कवर्धा क्षेत्र में है, वह है फड़ी नागवंश कवर्धा क्षेत्र में, और वही दूसरा जो है बस्तर क्षेत्र में है, वह छिंदक नागवंश। तो ये 2 नागवंश को पढ़ना है। उसके अलावा कांकेर के सोम वंश पढ़ना है, काकती वंश पढ़ना है। तो ये गंग वंश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। यहाँ काकती वंश और सोम वंश तक के हम जो है मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ में मराठाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मराठा जो है अप्रत्यक्ष रूप से कलचुरियों के माध्यम से शासन करेंगे। फिर जो है प्रत्यक्ष मराठा शासन भी स्थापित होता है, जहां बिंबा जी जो है स्वयं रतनपुर में रह के जो है अपना शासन चलाते हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष मराठा शासन पढ़ेंगे। मराठा शासन के अंतर्गत ही सूबा शासन चलता है। उसके बाद जो है अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। मराठा शासन के अधीन जो है ब्रिटिशों का भी शासन होता है कुछ समय के लिए, तो उसे भी यहाँ पढ़ेंगे, जहाँ ब्रिटिश अधीक्षकों को नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देखिए पुनः मराठा शासन। रघुजी तृतीय का जो है वयस्क होते ही उन्हें फिर से जो है मराठाओं को सौंप दिया जाता है पूरा छत्तीसगढ़ का शासन। तो ये भी देखा जाएगा कि पुनः मराठा शासन जो है रघुजी तृतीय के कार्यकाल में क्या क्या छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ते हैं उसे भी पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति, इसके दौरान छत्तीसगढ़ में क्या क्या विद्रोह हुए, क्रांति हुए, उन्हें देखेंगे। उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था चलेगा, ब्रिटिशों द्वारा छत्तीसगढ़ में क्या क्या शासन व्यवस्था किया गया है वो सब देखेंगे। उसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भूमिका देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भूमिका, ठीक। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो इसे सबको मध्यकालीन इतिहास को अलग से और आधुनिक इतिहास को अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम इसमें सिर्फ जो है प्राचीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास को। सबसे पहले जो है यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो पाषाण काल से संबंधित है। ये एग्जाम में पूछे गए फैक्ट हैं, तो इन फैक्टों को आपको ज्यों का त्यों आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहला है प्रदेश का सबसे प्राचीनतम गुफा। तो सबसे प्राचीनतम गुफा है सिंघनपुर की गुफा। दूसरा है प्रदेश की सबसे लंबी गुफा। तो याद रखेंगे बुतल्दा की गुफा, यह भी रायगढ़ में है। तो ये दोनों गुफा यहाँ है रायगढ़ में। और प्रदेश में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त गुफा। तो सर्वाधिक शैल चित्र कौन सी गुफा से प्राप्त हुआ यह पूछा जाए तो याद रखेंगे कबरा पहाड़। तो ये भी रायगढ़ में ही स्थित है, कबरा पहाड़ की गुफा। यहाँ से जो है सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए। अगर जिले का नाम पूछा गया तो रायगढ़, इसलिए रायगढ़ को क्या कहा जाएगा, शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है सर्वाधिक गुफा है और यहाँ सर्वाधिक जो है पाषाण कालीन प्राग ऐतिहासिक कालीन जो है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ जिले के कर्मागढ़, बसनाझर, ऊंगना, भैंसगढ़ी, लिखाबाड़ा, बेनीपाट, बुतल्दा आदि से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इन सभी स्थानों से जो है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। शैलाश्रयों का गढ़ ये देख सकते हैं आप, रायगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1910 में अंग्रेजी इतिहासकार एंडरसन द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे आप, सबसे पहली बार जो है खोज किया जाता है शैल चित्रों की 1910 में इतिहासकार एंडरसन के द्वारा। देखिए बसनाझर के संबंध में याद रखेंगे, बसनाझर से भैंस, हाथी, गेंडा जैसे पशुओं के शिकार करते हुए शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में सर्वाधिक महापाषाण घेरे की प्राप्ति बालोद जिले से हुआ है। तो बालोद जिले से लगभग जो है 500 महापाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं।
तो ये महापाषाण संबंधित सर्वाधिक स्थल बालोद जिले में है। प्रदेश में महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र है मुजगहना, तो ये मुजगहना भी कहाँ, बालोद ही में है। तो यह जो है महापाषाण अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र है छत्तीसगढ़ में। चलिए अब आगे देखिए पाषाण काल को। देखिए अब छत्तीसगढ़ में पाषाण काल का अगर वर्गीकरण देखें तो छत्तीसगढ़ में पाषाण काल जो है 4 प्रकार से वर्गीकृत है। तो 4 प्रकार से बांटा गया है। अलग अलग जो है इनके पाषाण काल को बांटने का आधार क्या होता है, यहाँ जो पाए गए औजार हैं, औजार की जो उनकी आकृति है उसके आधार पे जो है बांटा जाता है पाषाण काल को। तो जो है जैसे पहले जो है आकार थे वो मोटे मोटे पत्थरों के औजार प्राप्त होते हैं पूर्व पाषाण काल में, वैसे जो है थोड़ा पतला पतला होते होते जाके जो है 9 पाषाण तक के जो है एकदम बारीक पतले जो है हथियार प्राप्त होते हैं। इस कारण जो है इस प्रकार से इसको बांटा जाता है पाषाण काल को, जो औजार प्राप्त हुए हैं उसके आकार के आधार पर। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का जो पाषाण काल है उसे 4 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा है, सबसे पहला होता है पूर्व पाषाण काल। कौन सा है, पहला है पूर्व पाषाण काल। उसके बाद दूसरा हो जाता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। उसके बाद तीसरा हो जाता है उत्तर पाषाण काल, फिर चौथा है नवपाषाण काल। ठीक, तो ये 4 प्रकार से बटा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ में पाषाण काल। तो अब सबसे पहला हम पूर्व पाषाण काल को पढ़ते हैं। तो पूर्व पाषाण काल के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, तो पूर्व पाषाण का सबसे महत्वपूर्ण स्थल सिंघनपुर की गुफा। तो देखिए सिंघनपुर की गुफा यह पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसका उपनाम है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। तो इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। याद रखेंगे ये भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। यह भी जो है पाषाणकालीन स्थल है, मध्य प्रदेश राज्य में पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन स्थल। और इसी भीमबेटका से क्या मिला है, जो है मानव के जो है सबसे पहला अवशेष यहीं से प्राप्त हुआ है। मानव के जो शैल चित्र है सबसे पहले जो है भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। इस कारण छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक और सबसे ज्यादा जो है मानव की आकृति इस सिंघनपुर की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। इस कारण जो है इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। अब देखिए सिंघनपुर की गुफा की स्थिति भी पूछा जाएगा। तो स्थिति इसका कहाँ है, रायगढ़ जिले में चंवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित है। अर्थात चंवर ढाल की पहाड़ी है उसी के जो है नीचे स्थित है ये सिंघनपुर की गुफा। चंवर ढाल पहाड़ी हसदेव एवं मांड नदी बेसिन में स्थित है। तो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें चंवर ढाल पहाड़ी की स्थिति, तो ये हसदो मांड नदी बेसिन है, उसी भौगोलिक क्षेत्र में आता है चंवर ढाल की पहाड़ी, जो कहाँ है, रायगढ़ जिले में। इसका खोज एंडरसन द्वारा 1910 में किया गया था सिंघनपुर की गुफा की। अब देखिए सिंघनपुर की गुफा की समानता जो है मैक्सिकन, स्पेनिश एवं ऑस्ट्रेलियाई शैल चित्रों से किया जाता है। मैक्सिकन में, स्पेन में और ऑस्ट्रेलिया में जो शैल चित्र पाए गए हैं उन शैल चित्रों से तुलना किया जाता है जो सिंघनपुर की गुफा में जो शैल चित्र पाए गए हैं उनका। शैल चित्र यहाँ देखिए, तो शैल चित्रों में मुखौटा लगाए मानव की आकृतियां भी विद्यमान हैं। तो मुखौटे लगाए हुए मानव की आकृति के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और यहाँ के शैल चित्र का रंग पूछा जाए तो याद रखेंगे लाल एवं गेरुआ रंग। लाल और गेरुआ रंग के जो है शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सिंघनपुर की गुफा से। अब देखिए पूर्व पाषाणकालिक अन्य स्थल देखें तो एक होता है महानदी घाटी। महानदी घाटी भी याद रखेंगे सिंघनपुर की गुफा के अलावा महानदी घाटी के अलावा रायगढ़ जिले में सोनबरसा, यहाँ अमर गुफा स्थित है। सोनबरसा को अमर गुफा के नाम से जानते हैं। छापामारा, भंवरखोल और गिधा, इन स्थलों को भी नाम याद रखेंगे। ये सभी कौन से स्थल है, पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। अगला देखिए अब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाणकालीन स्थल है कबरा पहाड़। तो सबसे पहला है कबरा पहाड़, यह रायगढ़ जिले में ही स्थित है। इसकी स्थिति देखिए तो रायगढ़ जिले में गजमार पहाड़ी पर स्थित है। तो देखिए ये जो है कहाँ है, गजमार पहाड़ी पर है, और वो जो है चंवर ढाल की पहाड़ी पर था। और ये कहाँ है, गजमार पहाड़ी पर। इसमें यहाँ जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, शैल चित्रों में छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर, इनके सभी के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और यहाँ जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उनके रंग है गैरिक रंग या लाल रंग। गैरिक और लाल दोनों रंग के जो है शैल चित्र यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो अभी एडीआई में प्रश्न भी पूछा गया था कि कबरा पहाड़ के जो शैल चित्र हैं उसके रंग क्या है, तो लाल रंग और गैरिक, ये दोनों में से जो ऑप्शन में दिखे आपको वही लगाना है। तो लाल रंग ऑप्शन में था तो लाल रंग इसका आंसर हो जाएगा। औजार देखिए, कबरा पहाड़ से पाषाण युग के औजारों का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो औजार हैं वे कैसे हैं, लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार फलक वाले औजार हैं। तो ये किसकी विशेषता है, मध्य पाषाण काल की विशेषता है। मध्य पाषाण काल के औजार लंबे फलक वाले और अर्धचंद्राकार आकार के जो है जो औजार है वो किस युग के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं। अब देखिए यहाँ जो है मध्य पाषाणकालीन अन्य जो स्थल है वो कहाँ कहाँ है, तो देख सकते हैं। अन्य स्थल की बात करें तो कबरा पहाड़ के अलावा
बस्तर जिले के कालीपुर, राजपुर, गढ़चंदेला, गढ़घोघरा, इन सभी स्थानों से भी जो है मध्य पाषाणकालीन जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अब तीसरा आता है उत्तर पाषाण काल। तो तीसरा है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण के संबंध में सिर्फ 2 स्थलों को याद रखना है। एक है धनपुर जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है वहाँ स्थित है धनपुर, वहाँ मानव आकृतियों का चित्रण मिला है। और दूसरा है महानदी घाटी, ये रायगढ़ क्षेत्र में महानदी घाटी है, वहाँ से इन दोनों स्थलों से जो है उत्तर पाषाणकालीन जो है ये शैल चित्रों की पुष्टि की गई है। उसके बाद देखिए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल संबंधी बहुत सारे स्थल हैं। तो देखिए नवपाषाण काल में जो है बहुत सारे खोज किए गए, जैसे आग की खोज हो जाता है, यहाँ आग का इस्तेमाल, यहाँ कृषि जो है स्थायी हो जाता है, स्थायी निवास और कृषि के जो है करना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो यहाँ से जो है बहुत सारे विकास कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्थल प्राप्त होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बालोद जिले में स्थित चितवा डोंगरी। तो चितवा डोंगरी की पहाड़ी यहाँ यह जो है बालोद जिले में स्थित है। इसका खोज डॉक्टर भगवान सिंह बघेल एवं डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र इन दोनों के द्वारा किया गया था। चितवा डोंगरी की पहाड़ी का खोज यह बालोद जिले में स्थित है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ शैल चित्र, यहाँ की गुफाओं से 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसमें ड्रैगन की आकृति के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और देखिए ड्रैगन की आकृति के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और ड्रैगन कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो चीन का राष्ट्रीय चिन्ह है ड्रैगन। तो यहाँ जो है चीन के साथ व्यापार करने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। समुद्री मार्ग से जो है चीन के साथ व्यापार के साक्ष्य भी कहाँ चितवा डोंगरी से प्राप्त हुआ है। ठीक, उसके बाद नवपाषाणकालीन अन्य स्थलों की बात करें तो अर्जुनी, बालोद जिले का अर्जुनी है, यहाँ से औजार प्राप्त हुए हैं नवपाषाणकालीन। टेरम रायगढ़ का, ओंगना भी रायगढ़ का, भैंसगढ़ी रायगढ़ का, राजनांदगांव का बोन टीला और रायगढ़ का बसनाछर, इन सभी स्थानों से भी नवपाषाणकालीन जो है साक्ष्य और औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो इन सभी स्थलों को भी आप नवपाषाणकालीन स्थल के रूप में याद रखेंगे। तो ये हमारा पाषाण काल कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए महापाषाण काल। तो महापाषाण काल इसमें जो है इसमें क्या पढ़ा जाएगा? महापाषाण, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ महापाषाण काल या लौह युग, इसका अर्थ होता है लौह युगीन सभ्यता में शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बड़े बड़े शिलाखंड अर्थात पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े, इसीलिए यहाँ महापाषाण कह दिया गया है इस युग को, जिसे महापाषाण स्मारक या महापाषाण पटतुम या डालमेन कहते हैं। तो जो बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता है उन्हें महापाषाण स्मारक या महापाषाण पटतुम कहते हैं। और इस युग को जो है महापाषाण काल कहा गया। छत्तीसगढ़ में महापाषाण के निम्न स्वरूप प्राप्त हुए हैं। तो 3 स्वरूप प्राप्त हुए हैं। एक है मेनहीर, जो पाषाण स्तंभ है उसे मेनहीर कहा गया। दूसरा है पिट्सकर्सल, तो ये गर्तवर्त वृत्त है उसे पिटकर्सल कहा गया है। और पेटिका जो शिष्ट आकृति प्राप्त हुए है उसे जो है पिटिका कहा गया है। तो ये 3 प्रकार से जो है पाषाण स्मारक जो है छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ में पाषाण युग सभ्यता के जो है अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि पाषाणकालीन सभ्यता के सबसे ज्यादा अवशेष जो है बालोद जिले से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बालोद जिले से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो यही बालोद जिले के मैक्सिमम जो स्थल है बालोद जिले के हैं। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहला और सबसे प्रमुख है करका भाटा। करका भाटा बालोद जिले में स्थित है। यहाँ से पाषाण घेरे के साथ लोहे के औजार और निर्भाण प्राप्त हुए हैं। पाषाण घेरे और लोहे के औजार और निर्भाण प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन अरुण कुमार शर्मा जी द्वारा किया गया है। यहाँ से पाषाण युग के मेनहीर अर्थात पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए दूसरा स्थल है करीभदर, यह भी बालोद जिले में स्थित है। यहाँ से पाषाण घेरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन किया गया है मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित द्वारा, MG दीक्षित द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया है करीभदर का। वही करका भाटा का उत्खनन जो है अरुण कुमार शर्मा जी द्वारा किया गया है। उसके बाद तीसरा स्थल है चिरचारी। चिरचारी भी बालोद जिले में स्थित है। यहाँ पाषाण घेरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोरा बालोद जिले में स्थित है। यहाँ पाषाण घेरों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अर्जुनी बालोद जिले में स्थित है। पाषाण घेरों के साथ यहाँ ताम्र कलश भी प्राप्त हुआ है। मुजगहना यह भी बालोद जिले में स्थित है। यहाँ से पाषाण से बने केयरन के स्मारक व पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। और मुजगहना एक और फैक्टर हम लोग याद किए थे कि मुजगहना जो है महापाषाणकालीन जो है सबसे बड़ा केंद्र था। सबसे बड़ा केंद्र छत्तीसगढ़ में जो है महापाषाणकालीन सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? मुजगहन। यहाँ से सबसे सर्वाधिक जो है महापाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए धनोरा भी बालोद जिले में स्थित है। यहाँ से पाषाण घेरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से लगभग
500 पाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए गढ़धनौरा, तो ये भी कोंडागांव जिले में स्थित है गढ़धनौरा। यहाँ से रमेंद्रनाथ मिश्र जे.आर. काम्बले द्वारा यहाँ सर्वेक्षण किया गया है और यहाँ भी जो है महापाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं गढ़धनौरा से। उसके बाद देखिए टेंगना, तो टेंगना भी जो है ये भी बालोद जिले में स्थित है, बालोद जिले में ही स्थित है टेंगना। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ भी से ही पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं टेंगना से। याद रखेंगे ये भी कहाँ स्थित है, बालोद जिले में। उसके बाद देखिए छोटे पेंडर मुंडा, तो छोटे पेंडर मुंडा यह रायगढ़ में स्थित है। यहाँ से पाषाण घेरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मल्हार, बिलासपुर के मल्हार से भी पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी बालोद जिले के अलावा जो अन्य स्थल है जैसे गढ़धनौरा ये कोंडागांव में है, छोटे पेंडर मुंडा रायगढ़ में है और मल्हार बिलासपुर में है। तो इन स्थलों में भी जो है पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाकी जो अन्य स्थल हैं वे सभी कहाँ हैं, बालोद जिले में स्थित है। तो ये हमारा महापाषाण कालीन स्थल भी हो गए। अब देखिए इसी को मानचित्र में भी दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं जो स्थल है उन्हें भी अगर रिवाइज करना हो तो आप मानचित्र से भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ, ये सिंघनपुर की गुफा है तो इसे दर्शा दिया गया है यहाँ। वही आप देख सकते हैं किसे मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल अब कबरा पहाड़ है तो कबरा पहाड़ मध्य पाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाणीन काल के जो साक्ष्य कहाँ से, महानदी घाटी और तेरम से प्राप्त हुए हैं। तो ये रायगढ़ के जो क्षेत्र है वहाँ से मैक्सिमम प्राप्त हुए हैं अवशेष। उसी प्रकार देखिए उत्तर पाषाण काल धनपुर से और महानदी घाटी यहाँ से प्राप्त हुए हैं उत्तर पाषाण कालीन स्थल। महापाषाण काल में मल्हार है। और पाषाण घेरे कहाँ कहाँ से, तो बालोद जिले से मुख्य रूप से देख सकते हैं अर्जुना, चितवा, डोंगरी, चिचारी, करी भद्र, सोरा है और कोंडागांव का गढ़धनौरा। तो ये सभी स्थल जो है ये महापाषाण कालीन स्थल है और ये सभी आप देख सकते हैं पाषाण कालीन स्थल है। चलिए अब उसके बाद हम जो है ऊपर अब वैदिक काल में आते हैं। तो वैदिक काल, अब छत्तीसगढ़ में वैदिक काल की क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो हमें याद रखना है। तो देखिए वैदिक काल की जो है उसका समय अवधि को देखें तो वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के जो काल है उसे जो है वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस काल में जो है वैदिक ग्रंथों का, तो वेदों का जो है रचना हुआ था। इस कारण जो है वेदों के रचना होने के कारण इस युग को जो है वैदिक काल कहा गया था। और 1500 से 600 ईसा पूर्व इसे दो भाग में बांटा जाता है, जिसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और इस काल में जो है सिर्फ ऋग्वेद का रचना हुआ था, इस कारण इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस युग में, इस काल में जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन तीनों वेदों का जो है रचना होता है, इस कारण इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। अब इसका छत्तीसगढ़ में क्या संबंध है वैदिक काल का उसे देख लेते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में अगर ऋग्वैदिक काल का बात करें तो ऋग्वैदिक काल के जो है छत्तीसगढ़ से किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो किसी भी प्रकार का प्रमाणित साक्ष्य नहीं है ऋग्वैदिक काल का। तो ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है, तो यहाँ यही आंसर लिया गया था, कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है ऋग्वैदिक काल का। उसके बाद अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल से भी कोई अच्छे से लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु बस्तर क्षेत्र को दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल जो ग्रंथ है उनमें जो है बस्तर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है और जो बस्तर क्षेत्र के लिए दक्षिण दिक शब्द का प्रयोग किया गया है उसी को जो है क्या बस्तर क्षेत्र से रिलेट करके पढ़ा जाता है। तो ये दक्षिण दिक जो है बस्तर ही है। तो आप अगर प्रश्न पूछा जाता है वैदिक काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखेंगे दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। चलिए अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए छत्तीसगढ़ का नामकरण किस काल में जो है क्या क्या नाम से हमारा छत्तीसगढ़ जाना जाता था उसके संबंध में यहाँ एक टेबल बना के दिया गया है। तो इस टेबल से एक बार आप पढ़ लीजिए छत्तीसगढ़ को किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे पहला देखिए वैदिक काल, वैदिक काल में जो मध्य छत्तीसगढ़ है इसका कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, पर बस्तर क्षेत्र को जो है दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता है वैदिक काल में। उसके बाद दूसरा है रामायण काल। रामायण काल में हमारा जो मध्य छत्तीसगढ़ है दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और वही जो है बस्तर क्षेत्र यह जो है दंडकारण्य के नाम से उल्लेखित है। महाभारत काल में जो है मध्य छत्तीसगढ़ प्राग कोसल के नाम से उल्लेखित है और बस्तर क्षेत्र जो है कांतार के नाम से उल्लेखित है। गुप्त काल में जो है जो उत्तर छत्तीसगढ़ है या मध्य छत्तीसगढ़ उसे दक्षिण पथ या कोसल के नाम से जाना जाता था और वही जो है बस्तर क्षेत्र को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। ये गुप्त काल का जो नाम है वह कहाँ मिलता है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण पथ या कोसल के रूप में वर्णित किया गया है और बस्तर क्षेत्र का महाकांतार के रूप में। मुगल काल में देखें तो मुगल काल में जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को रतनपुर क्षेत्र कहा जाता था। तो मुगल काल में भी छत्तीसगढ़ का नाम जो है रतनपुर क्षेत्र के रूप में प्राप्त होता है।
चलिए अब उसके बाद देखेंगे रामायण काल। तो रामायण काल से संबंधित छत्तीसगढ़ में क्या क्या साक्ष्य हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रामायण काल से संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ में योजना भी चलाया जा रहा है, राम वन गमन पथ योजना। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल है। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, कुश स्थली। बस्तर का नाम था दंडकारण्य और इसकी राजधानी थी मधुमंद। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम भाषा कोसली थी, अर्थात इसे छत्तीसगढ़ी भाषा का जो प्राचीन नाम है वो कोसली के रूप में भी जाना जाता है। माता कौशल्या का मंदिर कहाँ स्थित है, तो रायपुर का जो चंदखुरी है वहाँ माता कौशल्या का मंदिर है, जो विश्व का एकमात्र जो है मंदिर है। माता कौशल्या का विश्व का एकमात्र मंदिर है, जो कहाँ स्थित है, रायपुर के चंदखुरी में। सबरी मंदिर कहाँ स्थित है, खरौद में स्थित है। सबरी आश्रम सिवरी नारायण में। तो ये दोनों तथ्यों को याद रखेंगे, सबरी माता का मंदिर खरौद में है और सबरी आश्रम जो है सिवरी नारायण में है। मतंग ऋषि का आश्रम भी सिवरी नारायण में है, क्योंकि ये मतंग ऋषि जो है सबरी माता के क्या थे, गुरु थे, तो उनका आश्रम भी सिवरी नारायण में है और सबरी का आश्रम भी सिवरी नारायण में है। और ये पॉइंट को आप याद रखेंगे। कोसल गांव, तो बिलासपुर में एक कोसल गांव का चर्चा किया जाता है। कोसल गांव स्थित है बिलासपुर में। इसे जो है रामायणकालीन जो दक्षिण कोसल था, रामायणकालीन दक्षिण कोसल अर्थात हमारा छत्तीसगढ़, उसका केंद्र स्थल था कौन सा, कोसला ग्राम। तो ये कोसला ग्राम बिलासपुर जिले में भी वर्तमान में है। इस ग्राम को रामायण काल में जो है दक्षिण कोसल का केंद्र स्थल माना जाता था, कोसला ग्राम को। अब यहाँ याद रखेंगे एक नोट पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जो है एक जो है जेई का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पूछा गया था कि दंडकारण्य में राम आगमन की कथा हल्बी मारिया मुरी राम कथा में भी उल्लेखित है। तो दंडकारण्य में जो राम भगवान का आगमन हुआ था उनकी कथा जो है हल्बी मारिया और मुरिया भाषाओं की जो राम कथा है उसमें भी उल्लेख किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। चलिए अब इसी में देखिए अगला है राम वन गमन पथ। तो राम गमन पथ इसकी शुरुआत किया गया था। ये एक योजना है जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया योजना है। इसका प्रारंभ जो है शुरुआत 22 नवंबर 2019 को किया गया था चंदखुरी के जो है कौशल्या मंदिर से। तो चंदखुरी के कौशल्या मंदिर से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 को किया गया। पहला चरण में इसमें जो है 10 स्थलों को जो है, पहले 9 स्थल थे, उसके बाद में एक और स्थल शामिल किया गया। तो टोटल 10 स्थलों का जो है विकास किया जाएगा प्रथम स्थल में इस योजना के तहत। तो जो पहला स्थल था चंदखुरी रायपुर का जो कौशल्या मंदिर, उसका जो है उद्घाटन किया गया 7 अक्टूबर 2021 को। इसमें जो है प्रतिमा बनाया गया है भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा जलसेन सरोवर चंदखुरी में स्थित है। जलसेन सरोवर, उसी सरोवर में भगवान राम के 21 फीट ऊंचा जो है प्रतिमा बनाया गया है। चिन्हांकित स्थल की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो है टोटल जो है 75 स्थल जो है रामायणकालीन स्थल के रूप में जो है चिन्हांकित है। रामायणकालीन स्थल के रूप में चिन्हांकित स्थल की संख्या है 75। इसमें से जो है प्रथम चरण में 10 स्थलों को शामिल किया गया है और द्वितीय चरण में जो है 42 स्थलों को। तो टोटल जो है 52 स्थलों को जो है विकास करना है राम वन गमन पथ के अंतर्गत, जो 75 में से टोटल 52 को, जिसमें पहले चरण में 10 स्थलों को चिन्हांकित किया गया, जिसका कार्य चल रहा है और कई जगहों में जो है विकास किया जा चुका है। इस राम वन गमन के पथ के अंतर्गत जो है पूरा छत्तीसगढ़ में जो है ऊपर चिरमिरी से लेकर के जो है नीचे कोंडत गांव तक के जो है नीचे जो है कहाँ सुकमा तक के, यहाँ जो है एक रोड बनाया जा रहा है, जिसमें सभी रामायणकालीन जो स्थल है वहाँ जो है तीर्थ पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई जो है, इस रोड मैप की लंबाई जो है 2260 किलोमीटर है। 2260 किलोमीटर जो है इसके टोटल लंबाई है। तो इस लंबाई को भी आप याद रखेंगे। अब देखिए इसके लिए आधार क्या रखा गया है, जो चिन्हांकित स्थल है उसको चिन्हांकित करने का आधार था, इसके लिए 2 शोध ग्रंथ हैं। दंडकारण्य रामायण शोध ग्रंथ, ये जो है मन्नूलाल यदु जी का ग्रंथ है, और दूसरा है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, ये जो है डॉक्टर हेमू यदु का है। तो ये यदु ब्रदर्स का शोध ग्रंथ है। इन्हीं के आधार पर इन 75 स्थलों को रामायण का स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया है। अब इसके संबंध में और कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं, उसे भी याद रखेंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में प्रवेश किए थे। तो कौन सी नदी से पूछा जाएगा, तो बनास नदी से भगवान राम जो है छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में प्रवेश किए थे, जहां उनका प्रथम चरण कहां पड़ा था, सीतामढ़ी हरचौका में। राम जी का जो है पहला चरण सीतामढ़ी हरचौका में पड़ा था, और कौन सी नदी से प्रवेश किए थे, बनास नदी से। तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है व्यापम के द्वारा, तो इसे याद रखना है आपको। चलिए अब आगे देखिए, राम वन पथ गमन में के प्रथम चरण में जो 10 स्थल शामिल है, उन 10 स्थलों के संबंध में जान लेते हैं, किस जिले में आते हैं वह स्थल और उनके संबंध में रामायणकालीन क्या मान्यता है। तो देखिए
पहला स्थल है सीतामढ़ी हरचौका। यह जो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित स्थल है। यहाँ भगवान राम ने प्रथम चरण स्पर्श हुआ, जैसे हमने आगे देखा था। और यहीं जो है रामायणकालीन एक आश्रम भी है, अत्रि मुनि का आश्रम है। यह रामायणकालीन मुनि है अत्रि मुनि, उनका आश्रम भी यहीं स्थित है। दूसरा देखिए रामगढ़ की गुफा। रामगढ़ की गुफा कहाँ है? सरगुजा में है। सीता बेंगरा व लक्ष्मण बेंगरा की गुफा भी यहीं स्थित है। तो सीता जी का निवास स्थान सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण जी का निवास स्थान लक्ष्मण बेंगरा की गुफा के नाम से भी जाना जाता है, जो सीता रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। तीसरा है सिरुनारायण और खरोद। ये दोनों जो है जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, सिरुनारायण और खरोद। यहाँ भगवान राम ने माता सबरी के जूठे फेर खिलाए थे। सिरुनारायण में उसका प्रमाण मिलता है, और खरोद में खर और धूसर नामक दो राक्षस थे, उनका जो है ये क्षेत्र था, इस कारण जो है यहाँ भी प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद देखिए अगला है तुरतुरिया आश्रम। तो ये तुरतुरिया आश्रम है बलौदाबाजार जिले में। तुरतुरिया नामक ग्राम है, वहीं स्थित है तुरतुरिया आश्रम। तो ये बलौदाबाजार जिले में स्थित है। यहाँ लव कुश का जन्म स्थल के रूप में माना जाता है, और वहीं वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। वही वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ही लव कुश का जन्म हुआ था, ऐसे जो है रामायणकालीन मान्यता है। उसके बाद देखिए चंदखुरी और चंपारण, ये दोनों स्थल जो है रायपुर जिले में स्थित है, चंदखुरी और चंपारण। यहाँ भगवान श्री राम का ननिहाल है। चंदखुरी में ननिहाल है, और चंपारण में जो है यहाँ भी जो है रामायणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला देखिए राजिम। तो राजिम जो है ये गरियाबंद जिले में स्थित है। यहाँ लोमस ऋषि का आश्रम है। सिहावा यह धमतरी जिले में स्थित है। यह यहाँ सप्तश्रृंगी ऋषि का आश्रम है। जगदलपुर यह बस्तर में स्थित है। यहाँ दलपत सागर, जगदलपुर में चित्रकूट और तीरथगढ़, ये सभी स्थल है, और इन सभी स्थलों से भी जो है रामायणकालीन स्थल होने के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रामाराम ये सुकमा में स्थित है। यहाँ श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुकुंदपुर नगरी यह धमतरी जिले में स्थित है। यह स्थल भी जो है रामायणकालीन स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया है, मुकुंदपुर नगरी। तो ये 10 स्थल हैं, 10 जिलों के 10 स्थल हैं। ये सभी किसके लिए चिन्हांकित किए गए हैं? प्रथम चरण में विकास करने के लिए, राम वन गमन पथ के अंतर्गत। अब इन्हीं को यहाँ मैप मानचित्र में दिया गया है, तो आप मानचित्र में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। सीतामढ़ी हरचौका है पहले स्थान, सीतामढ़ी हरचौका। उसके बाद यहाँ रामगढ़ की पहाड़ी है, सिरुनारायण, तुरतुरिया आश्रम, चंदखुरी, चंपारण, लोमस ऋषि का आश्रम है, सप्तश्रृंगी ऋषि का आश्रम, मुकुंदपुर नगरी है, जगदलपुर, रामाराम। तो ये सभी स्थल जो है रामायणकालीन स्थल है। अब रामायणकालीन ऋषियों के आश्रम देखिए, रामायणकालीन जो महत्वपूर्ण ऋषि हैं उनके आश्रम कहाँ कहाँ स्थित है, उनका यहाँ पूरा एक चार्ट बना के दिया गया है, तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में 4 ऋषियों को आश्रम देखने को मिलेगा आपको। अत्रि मुनि का आश्रम ये सीतामढ़ी हरचौका में है। सिद्ध पापा आश्रम ये सीतामढ़ी छतौड़ा में है। और वही महर्षि वामदेव का आश्रम अमृतधारा में है। मुनि निधान का आश्रम जो है जटा संकरी गुफा में स्थित है। उसके बाद देखिए सूरजपुर में आपको 3 ऋषियों का आश्रम देखने को मिलेगा। विश्व ऋषि का आश्रम विश्रामपुर में है। सुतीक्षण ऋषि का आश्रम सीतालेखनी की पहाड़ी में है। महरमंडा ऋषि का आश्रम बिलद्वार गुफा में है। उसके बाद देखिए सरगुजा जिले में आपको 4 ऋषियों का आश्रम, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम रामगढ़ की पहाड़ी में, सरभंग ऋषि का आश्रम मैनपाट या दलदली क्षेत्र में, महर्षि दंतोली का आश्रम मैनपाट में है, जमदग्नि ऋषि का आश्रम देवगढ़ में है। और वही जांजगीर चांपा में देखेंगे तो मतंग ऋषि का आश्रम है सिरुनारायण में ही, और सबरी माता का आश्रम भी है सिरुनारायण में। तो ये जांजगीर चांपा में सिरुनारायण में 2 आश्रम है, मतंग ऋषि और सबरी ऋषि आश्रम। उसके बाद देखिए बलौदाबाजार जिले में जो है वाल्मीकि ऋषि आश्रम है, कहाँ? तुरतुरिया में। गरियाबंद में लोमस ऋषि का आश्रम, माणक्य ऋषि का आश्रम और अत्रि मुनि का ऋषि। तो लोमस ऋषि का राजिम में है, माणक्य ऋषि का फिंगेश्वर में है, अत्रि ऋषि का आश्रम जो है अतरमरा पांडुका में है। अब धमतरी में देखिए तो धमतरी में सप्तऋषि आश्रम है सिहावा में। तो सप्तऋषि आश्रम अर्थात 7 ऋषियों का आश्रम है। इन 7 ऋषि में कौन कौन आते हैं? श्रृंगी ऋषि, अगस्त्य ऋषि, गौतम ऋषि, मुचकंद ऋषि, अंगिरा ऋषि, कंक ऋषि और सरभंग ऋषि। इन सभी सप्त ऋषियों का आश्रम धमतरी के सिहावा में स्थित है। सिहावा में ही ये देख सकते हैं सिंगी ऋषि, ये 7 ऋषि में से एक है, तो सिंगी ऋषि का आश्रम है। अगस्त्य ऋषि का आश्रम है हर्रीभाठा में। गौतम ऋषि का है सिहावा क्षेत्र में। मुचकुंद ऋषि का है मेचका पहाड़ी में। अंगिरा ऋषि का है घटुका, सिहावा के घटुका क्षेत्र में। वही कांकेर में देखिए कंक ऋषि का आश्रम कांकेर में है। पुलत्स्य ऋषि का आश्रम जो है दुधवा में है। और लास्ट बस्तर में है मार्कंडी ऋषि का आश्रम जो है पंचापसर, बस्तर के पंचापसर में स्थित है मार्कंडी ऋषि का आश्रम। तो ये सभी जो आश्रम और ऋषि हैं वे कौन से काल से संबंधित है? तो ये रामायणकालीन ऋषि और आश्रम है। तो इन सबको देख लीजिएगा, यहाँ से भी आप
प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ व्यापम के एग्जाम और पीएससी के एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो किसी भी ऋषि का पूछ सकते हैं कि उनका आश्रम कहाँ है करके, तो इन सबको आपको याद रखना है। यहाँ मानचित्र में भी दर्शाया गया है सभी को, तो ये मानचित्र से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलिए अगला हमारा आता है महाभारत काल। रामायण काल के बाद हमारा महाभारत काल। तो महाभारत काल में हमारे छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो हमारे छत्तीसगढ़ महाभारत काल में जो है प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था, और बस्तर का नाम था कांतार, और सरगुजा का नाम भी याद रखेंगे आप, डांडोर। तो सरगुजा का नाम था क्या सा? डांडोर। महाभारत के वन पर्व में हमारे छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या उल्लेख है? देखिए, छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार एवं पुरातत्ववेत्ता है पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी। इन्होंने महाभारत के वन पर्व में वर्णित जो ऋषभ तीर्थ है, वर्तमान में गुंजी में स्थित है ऋषभ तीर्थ, इसे दमोदरा के नाम से भी जानते हैं, नामक स्थान से समेकित किया है, जो वर्तमान शक्ति जिले में स्थित है। तो देखिए, वन पर्व में कौन सा? महाभारत ग्रंथ के जो वन पर्व है वहाँ ऋषभ तीर्थ नामक स्थल का जो है चर्चा किया गया है। अब याद ये भी रखेंगे कि महाभारत काल में जो है ऋषभनाथ जैन ये जो है जैन पहले जो है ये क्या थे? जैन मुनि थे। इनका जो है चर्चा किया गया है किसमें? महाभारत के वन पर्व में। इनका संबंध जो है गुंजी के दमोदरा नामक स्थान से, जिस स्थान को ऋषभ तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब अगला देखिए महाभारतकालीन स्थल। तो महाभारतकालीन और कौन कौन से स्थल है? तो पहला देखिए रतनपुर को महाभारत काल में मणिपुर या रत्नावलीपुर के नाम से जाना जाता था। तो मणिपुर या रत्नावलीपुर यह जो है बिलासपुर जिले में स्थित है, और यहाँ मोरध्वज एवं उनके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी थी रतनपुर। आरंग देखिए, आरंग का प्राचीन नाम है भांडेर, यहाँ यह रायपुर जिले में स्थित है। यहाँ से मोरध्वज की कथा से संबंध रखते हैं। तो देखिए, मोरध्वज और ताम्रध्वज इनके ही कथा से संबंधित दोनों स्थल है, रतनपुर और आरंग। उसके बाद देखिए खल्लारी कहाँ है? खलवाटी का इसका प्राचीन नाम है खल्लारी, और यह महासमुंद में स्थित है। यहाँ से लाक्षागृह, भीमखो और भीम के पद ये सभी जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं खल्लारी से, जो महाभारतकालीन होने के प्रमाण प्राप्त हैं। सिरपुर देखिए, सिरपुर को चित्रंगदापुर के नाम से जाना जाता था। ये महासमुंद जिले में स्थित है। यह अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी थी। तो बब्रुवाहन उनका राजधानी चित्रांगदपुर था, और इस चित्रांगदपुर को जो है वर्तमान हमारे छत्तीसगढ़ के सिरपुर से तुलना किया जाता है। गुंजी या दमोदरा, वर्तमान में गुंजी या दमोदरा के नाम से जाना जाता था। वो प्राचीन काल इसका है ऋषभ तीर्थ। यह शक्ति जिले में स्थित है। वर्तमान में ऋषभ देव की जानकारी प्राप्त होती है यहाँ से। साहित्यिक स्रोत है महाभारत। तो ऋषभ देव की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? महाभारत। तो यह भी याद रखेंगे आप। अब देखिए, इसके लिए जनश्रुति भी है एक, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। मयूरध्वज और हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन था कौन? मयूरध्वज। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर मयूरध्वज का अर्जुन के साथ विवाद हुआ था। इस विवाद का समाधान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था, न कि युधिष्ठिर द्वारा। तो इसका एक पूरा कहानी आपको यहाँ HR पब्लिकेशन का आपको विशिष्ट अध्ययन की पुस्तक में आप पढ़े ही होंगे, तो उसका पूरा कहानी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ जो तथ्य आपको याद रखना वही है कि मयूरध्वज जो है युधिष्ठिर के समकालीन था। अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़े के लिए अर्जुन और मयूरध्वज के बीच विवाद हुआ था, और इस विवाद का समाधान जो है श्री कृष्ण द्वारा कराया गया था। देखिए, यहाँ जो है और जनश्रुति दिया गया है। तो प्राचीन जनश्रुति के अनुसार मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर दोनों स्थानों से है। स्थानीय परंपरा के अनुसार महाराज मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर थी। तो मणिपुर वर्तमान में क्या है? रतनपुर है। महाभारत युगीन राजा मोरध्वज और उनके पुत्र ताम्रध्वज ने रतनपुर में शासन किया था, तथा मोरध्वज का संबंध आरंग से भी है। किंवदंती है कि राजा मोरध्वज ने अपनी राजधानी रतनपुर से आरंग हस्तांतरित की थी। तो ये दोनों स्थल का नाम आपको याद रखना है। आरंग और रतनपुर का संबंध जो है महाभारतकालीन मोरध्वज और ताम्रध्वज से माना जाता है। तो यहाँ से हमारा महाभारत काल भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वह है बौद्धकालीन छत्तीसगढ़। देखिए, बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ में हमें क्या क्या पढ़ना है उसे देख लीजिए। तो बौद्धकाल से संबंधित हमें स्थलों को देखना है कि छत्तीसगढ़ के किन स्थलों से बौद्धकालीन क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थल ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में जो बौद्धकालीन स्थल है उसके संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसका स्रोत है बौद्ध गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर आए थे। इसकी जानकारी तो अवदान शतक से प्राप्त होता है। देखिए, अवदान शतक जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें जो है छत्तीसगढ़ में कि सिरपुर क्षेत्र में गौतम बुद्ध के कुछ समय निवास करने का जो है जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए, बौद्धकालीन स्थल, सबसे पहला स्थल है हमारे छत्तीसगढ़ में सिरपुर। तो सिरपुर महासमुंद का सिरपुर जो है बौद्धकालीन स्थल है। यहाँ बौद्ध विहार
यहाँ बौद्ध विहार में प्रभु आनंद कुटी विहार, गौतम बुद्ध की मूर्ति भी प्राप्त है। यहाँ स्वास्तिक विहार, यहाँ बौद्ध का केंद्र था स्वास्तिक विहार, यहाँ से प्रतिमा प्राप्त हुए हैं। पीतल से निर्मित बौद्ध का प्रतिमा स्थित है सिरपुर में ही। देखिए सिरपुर जो है यह बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर तथा मठों के स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए चारों बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर और साथ में अन्य धर्मों के जो है मठ, तो ये तीनों धर्मों के जो है साक्ष्य जो है सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। महाशिव गुप्त बालार्जुन ने सिरपुर क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश पांडु राजवंश के शासक हैं महाशिव गुप्त बालार्जुन। इनके द्वारा जो है सिरपुर में बहुत सारे बौद्ध विहार का निर्माण कराया गया था। ठीक, तो ये सिरपुर के संबंध में इतने साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं बौद्ध काल से संबंधित। उसके बाद देखिए भोंगापाल। भोंगापाल जो है कोंडागांव जिले में स्थित है। यहाँ से बौद्ध विहार एवं बौद्ध चैत्य गृह के प्रसिद्ध होने का जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्रतिमा देखिए भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा प्राप्त हुआ है भोंगापाल से। यहाँ 2 टीला प्राप्त हुआ है, डोकरा बाबा टीला और रानी टीला। तो ये 2 टीला भी जो है भोंगापाल में है। ये दोनों टीले भी किससे संबंधित है? बौद्ध काल से। उसके बाद देखिए मल्हार। मल्हार बिलासपुर जिले में स्थित है। यहाँ से के उत्खनन से अनेक बौद्ध मूर्तियां एवं बौद्ध चैत्य का जो है प्राप्त हुए हैं। बौद्ध मूर्तियां और बौद्ध चैत्य कहाँ से? मल्हार से प्राप्त हुए हैं। डोंगरगढ़, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ से जो है यहाँ जो है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में गौतम बुद्ध की जो है बहुत ऊंची जो है प्रतिमा बनाया गया है। कहाँ? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में। और इसी प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में प्रति वर्ष जो है 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, प्रति वर्ष जो है 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में, जो कहाँ स्थित है? डोंगरगढ़ में। बौद्ध संबंधित और जो है स्थल कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य स्थल में तुरतुरिया है। यहाँ से जो है बौद्ध भिक्षुणियों का जो है यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुआ, बौद्ध भिक्षुणियों का विहार प्राप्त हुआ है। मैनपाट, सरगुजा जिले का मैनपाट, यहाँ भी बौद्ध मंदिर स्थित है। सोंडराग्राम, ये रायपुर में स्थित है सोंडराग्राम, यहाँ भी जो है बौद्धकालीन मूर्तियां और चैत्य ग्रह प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये सभी स्थल जो है बौद्धकालीन स्थल है। इन सभी को एक बार और नाम देख लीजिए, सिरपुर हो गया, भोंगापाल, मल्हार, डोंगरगढ़, तुरतुरिया, मैनपाट और सोंडराग्राम, ये सभी बौद्धकालीन स्थल हैं। चलिए अगला देखिए, जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़। 6वीं सदी ईसा पूर्व में ही बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का जो है विकास हुआ था। अब इस काल के संबंध में क्या क्या साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है? देखिए छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत महाभारत ग्रंथ है। इसे हम पहले महाभारत ग्रंथ में भी पढ़े हैं कि ऋषभ तीर्थ की जानकारी का जो साहित्यिक स्रोत है कौन सा है? महाभारत ग्रंथ। भांडेल देव जैन मंदिर आरंग रायपुर में स्थित है। तो देखिए भांडेल देव जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आरंग में। जैन धर्म से संबंधित प्राचीन स्मारकों के साक्ष्य मल्हार, सिरपुर, महेशपुर तथा आरंग से प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीन स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग से। उसके बाद देखिए यहाँ तीर्थंकर हैं, उनसे संबंधित स्थलों को हम जो है यहाँ क्रम से देखेंगे। पहला ऋषभ तीर्थ, ये जो है पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ नाथ थे, ऋषभ देव या ऋषभ नाथ। इनका संबंध जो है गुंजी या दमोदरा, शक्ति जिले में स्थित है गुंजी, दमोदरा और बिलासपुर के बूढ़ी खाल, इन दोनों स्थलों से जो है ऋषभ देव के जो है जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए सुमतिनाथ, ये जो है 5वें तीर्थंकर थे। इनके संबंध में जो जानकारी है कहाँ? आरंग से इनका जो है मूर्ति प्राप्त हुआ है सुमतिनाथ का। उसके बाद देखिए शांतिनाथ 16वां तीर्थंकर हैं। इनके संबंध में जो है बस्तर के भाटागुड़ा से शांतिनाथ का जो है मूर्तियां और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए 23वें तीर्थंकर पसरवनाथ है। इनके संबंध में जो है कहाँ से? नगपुरा, दुर्ग के नगपुरा और कबीरधाम के बकेला, इन दोनों स्थानों से जो है पसरवनाथ के जो है मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। महावीर स्वामी, ये 24वें क्रम के और 24वें और अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। इनका जो है साक्ष्य आरंग में इनके मंदिर भी है महावीर स्वामी जी का। तो इनका जो है साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आरंग से। चलिए अगला देखिए महाजनपद काल। महाजनपद काल, इस काल में जो है भारत जो है टोटल 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। महाजनपद काल में इसमें जो है चेदी महाजनपद, इसमें से 16 में से एक महाजनपद था चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती। यह जो है बुंदेलखंड के पठार वाले क्षेत्र में था। और इसी में जो है हमारा छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? चेदी महाजनपद के अंतर्गत। ठीक, तो इसका नामकरण हमारे छत्तीसगढ़ नामकरण के पीछे भी जो है राय बहादुर हीरालाल का मानना है कि छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ नाम से जाना जाता था। कालांतर में इसी का अपभ्रंश होकर जो है छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ से जो है छत्तीसगढ़ हुआ है। यह जो है इतिहास का राय बहादुर हीरालाल का मत है। तो छत्तीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ नामकरण जो है किनका मत है? राय बहादुर हीरालाल का।
चलिए अब अगला है मौर्य काल। तो मौर्य काल अगर आप भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं तो 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व का जो समय जो है मौर्य काल कहलाता है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य काल की स्थापना, मौर्य वंश की जो है स्थापना करते हैं और वहां से जो है मौर्य काल प्रारंभ होता है। तो 322 से 185 ईसा पूर्व तक के चलता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का छत्तीसगढ़ में क्या प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो विभिन्न ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार मौर्य काल में छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य छत्तीसगढ़ में सम्मिलित था। शेष छत्तीसगढ़ का भाग कलिंग प्रांत का हिस्सा था, किंतु अशोक के कलिंग विजय के पश्चात ही छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का भाग बन गया। हालांकि अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि नहीं होती है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में समूचे भारत जो है 5 प्रांतों में बटा हुआ था। तो मौर्य काल में भारत जो है 5 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसमें से हमारा छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग जो है प्राची प्रांत के अंतर्गत आता था और मध्य एवं दक्षिण भाग जो है कलिंग प्रांत के अधीन आते थे। तो यहाँ से आपको कंक्लूजन याद रखना है कि छत्तीसगढ़ जो है कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है, तो उत्तर वाला जो क्षेत्र जो है वह जो है किसमें आता था, मौर्य मगध साम्राज्य में आता था। मौर्य के जो है उनके संबंध में आता था। उसके बाद जो दक्षिण क्षेत्र है बस्तर क्षेत्र, यह जो है किसके अधीन आता था, तो ये कलिंग क्षेत्र के अधीन आता था। जो कलिंग प्रांत है उसके अंतर्गत आता है और बाकी जो ऊपर क्षेत्र है वो प्राची प्रांत के अंतर्गत आता था। जो प्राची प्रांत है वहाँ मौर्य वंश का जो है साम्राज्य था। उसके बाद चलिए अशोककालीन छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य। तो अशोककालीन साक्ष्य जो है अलग अलग प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे जो है उनके जो है शिलालेख भी मिलेंगे। तो ये सभी साक्ष्य जो है अशोककालीन प्राप्त हुए हैं। तो जिसमें सबसे पहला था सिक्का। तो देखिए सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो देखिए मौर्यकालीन जो सिक्के थे वे चांदी और तांबे के सिक्के हुए थे। इन्हें आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता था। तो हमारे छत्तीसगढ़ से भी आहत या पंचमार्क सिक्का प्राप्त हुए हैं। देखिए मौर्यकालीन सिक्के कौन कौन से हैं, तो ये शक्ति जिले से प्राप्त हुआ है, शक्ति जिले के ठठारी से। यहाँ से मौर्यकालीन रूप भाषक, तो मौर्यकालीन रूप भाषक सिक्का प्राप्त हुआ है। वही जांजगीर के देखिए अकलतरा से, जांजगीर के अकलतरा थे, यहाँ से जो है कोटगढ़ की बनावट और प्राचीनतम भी इस समय की विशेषता आभासित करती है। यहाँ 259 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं अकलतरा से। सारंगगढ़ के जो है बार एवं देवगांव, सारंगगढ़ के बार एवं देवगांव से 15 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहत या पंचमार्क मुद्राएं जो है ये छत्तीसगढ़ में दूसरी सदी ईसा पूर्व के मौर्यकालीन सिक्के पाए गए हैं, जिन्हें आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा कहते थे। ये मुद्राएं चांदी से बनी होती थी। इनकी प्राप्ति छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से हुई है, जैसे ये आप देख सकते हैं शक्ति, जांजगीर, सारंगगढ़। और जो आहत और पंचमार्क सिक्के हैं रायपुर के जो है 3 स्थल तारापुर, आरंग और उड़ेला, तारापुर, आरंग और उड़ेला, इन तीनों स्थानों से जो है आहत या पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए इस सिक्कों को जो है आहत सिक्के कहाँ के, गुजरात गांव में आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। आरंग तथा गुजरात गांव के जो आहत सिक्के हैं इसकी खोज जो है रविंद्रनाथ मिश्र द्वारा 1969-70 में किया गया था। 1969-70 में आरंग के तथा गुजरात गांव से आहत सिक्के की खोज की गई है, जो सोनोगल श्रेणी के हैं। तो इसका श्रेणी कौन सा है, सोनोगल श्रेणी। अगला देखिए यात्रा वृत्तांत। तो चीनी यात्री वेनसांग की यात्रा विवरण के अनुसार अशोक ने अनेक बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया है। चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा विवरण में इसकी जानकारी प्राप्त होता है। देखिए तुरतुरिया बलौदा बाजार नामक स्थान पर मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों का विहार था, जहां बुद्ध देव की विशाल मूर्ति विद्यमान है। देखिए बौद्ध भिक्षुणियों का विहार भी जो है छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं और ये कौन से काल से संबंधित है, तो याद रखेंगे मौर्य काल से संबंधित बौद्ध भिक्षुणियों का विहार बना हुआ है। आगे देखिए अभिलेखी साक्ष्य। तो अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जोगीमारा की गुफा। तो जोगीमारा की गुफा यह रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, सरगुजा में। इसे वरुण देव का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वरुण देव को समर्पित सुतनुका नामक देवदासी के निवास स्थान के कारण इसे वरुण देव का मंदिर कहा जाता है। इसमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस गुफा अभिलेख में मौर्यकालीन एक उत्कीर्ण लेख मिला है, जिसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा पाली है। इसीलिए इसे जो है मौर्यकालीन कहा गया है, अशोककालीन, क्योंकि अशोक के जो है जो मैक्सिमम इनके जो मैक्सिमम अभिलेख हैं उसकी भाषा जो है पाली थी और लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। इस कारण जो है इसे के साक्ष्य जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, अशोककालीन जो है अभिलेख के रूप में प्राप्त होता है। इसमें जो है सुतनुका नामक देवदासी एवं रूपदक्ष देवतीन अर्थात देवदत्त के प्रेम का वर्णन मिलता है। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा से में नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका के प्रेम गाथा का भी वर्णन मिलता है। अब देखिए इस जोगीमारा की गुफा की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो कर्नल औसले द्वारा 1848 ईस्वी में किया गया था। इसका अवलोकन
कैप्टन डी प्लास द्वारा 1904 में किया गया था। तो ये इनके खोजकर्ता का नाम है कर्नल औस्ले और अवलोकनकर्ता का है कैप्टन डी प्लास। इसका समानता अजंता एवं बाघ के भित्ति चित्रों के समक्ष की जाती है। तो जोगीमार्ग की जो गुफा है उसकी समानता अजंता और बाघ में जो भित्ति चित्र हैं उनके समान माना जाता है। अन्य साक्ष्य देखें तो इसके मौर्यकालीन अन्य शिलालेख की प्राप्ति आरंग और रायगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं, जिसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी और भाषा जो है पाली है। तो अन्य साक्ष्य आरंग और रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नाट्यशाला का साक्ष्य देखें तो छत्तीसगढ़ में जो है सीता बेंगरा की गुफा ये विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला की संख्या दिया जाता है किसे, सीता बेंगरा की गुफा को। यह कहाँ स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, सरगुजा में। यहाँ से मौर्यकालीन प्रस्तर नाट्यशाला प्राचीन थिएटर के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा की गुफा से प्राप्त हुए हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। इसके भी खोज कर्नल औस्ले द्वारा 1848 ईस्वी में किया गया था और इसका अध्ययन जो है संत लाल कटारे द्वारा किया गया था। सीता बेंगरा की गुफा में प्रत्येक वर्ष रामगढ़ की पहाड़ी में जो है आषाढ़ के प्रथम दिवस मेला का आयोजन किया जाता है जो कि मेघदूत ग्रंथ से संबंधित है। तो मेघदूतम ग्रंथ की रचना भी जो है यही जो रामगढ़ की पहाड़ी है वही जो है मेघदूत ग्रंथ की कुछ हिस्से का रचना जो है कालिदास द्वारा किया गया था। तो यहाँ भी जो है मेला लगता है वह मेला जो है इससे संबंधित है मेघदूत ग्रंथ से। अब देखिए अशोककालीन मूर्ति भी प्राप्त हुआ है। तो अशोककालीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के कोटाडोल नामक स्थान से अशोककालीन मूर्ति प्राप्त हुआ है। और भी अशोककालीन अन्य साक्ष्य की बात करें तो अशोक का लाट। तो देखिए लाट या स्तंभ कपाटपुरम से, सरगुजा जिले के कपाटपुरम से अशोक का लाट का प्राप्त हुआ है। मल्हार देखें तो यहाँ उत्खनन से मौर्यकालीन पूरा वस्तुओं की प्राप्ति हुई है जिनमें तांबे और शीशे के आहत तथा ढली हुई मुद्रा प्राप्त हुई है। अब बंदरगाह देखिए गोदी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन गोदी बंदरगाह के साक्ष्य परी नदी के समीप सिरकट्टी नामक ग्राम के पास गोदी से प्राप्त हुई मौर्यकालीन स्थल है। तो ये स्थल कैसा है, तो जो बंदरगाह का स्थल प्राप्त हुआ है परी नदी के समीप सिरगिट्टी नामक स्थान पे, यह जो है मौर्यकालीन बंदरगाह है। तो यहाँ से हमारा मौर्यकालीन खत्म होता है। अब देखिए मौर्यकालीन के बाद जो है एक और फैक्ट याद रखेंगे, शुंग वंश से। ये शुंग वंश से संबंधित है। मल्हार से जो है चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो भारत की प्रथम लेखयुक्त प्रतिमा है जो शुंग काल से संबंधित है। इसमें प्रजावती एवं भारद्वाजी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा, ये है मल्हार से। ये किससे संबंधित है, शुंग वंश से, शुंग काल से। चलिए आगे देखिए आप सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश में देखिए तो यहाँ जो है सातवाहन वंश की स्थापना जो है बाद में ब्राह्मण वंश में से जो है सबसे महत्वपूर्ण था, ब्राह्मणों द्वारा जो है शासन किया जाता है। उसमें जो है सातवाहन वंश का भी जो है शासन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। इनका मुख्य जो शासन है वे नागपुर क्षेत्र में होता है। महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में प्रतिष्ठान इनकी राजधानी होती है, वहीं से शासन करते हैं। तो इनके साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण कोसल में सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। दक्षिण कोसल का अधिकांश भाग सातवाहनों के प्रभाव में था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान था। क्षेत्रीय राजधानी मल्हार। तो छत्तीसगढ़ में इनका क्षेत्रीय राजधानी मल्हार था। प्रथम ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी तक के जो है इनका जो है शासन देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में इनका शासनकाल देखें तो इनका प्रभाव जो है 1772 से लेकर के 200 ईस्वी तक के जो है देखने को मिलता है। 72 से 200 ईस्वी तक के जो है छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रमुख शासक देखें तो अपीलक, वरदत्तश्री और वेदश्री, ये 3 प्रमुख शासकों का जो है यहाँ वर्णन देखने को मिलेगा। इनके जो है मुद्राएं प्राप्त हुए हैं, किन्हीं का शिलालेख प्राप्त हुआ है और काष्ठ स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है इनके अपीलक, वरदत्तश्री और वेदश्री, इन तीनों का जो है मुख्य रूप से ज्यादातर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब सातवाहनकालीन जो साक्ष्य है उसमें देखें तो सबसे पहला साक्ष्य है मुद्रा। तो सातवाहनकालीन मुद्राएं कहाँ से और किनके मुद्रा प्राप्त हुए हैं उसे देखिए। सबसे पहले शक्ति जिले का जो बीजाबालपुर है वहां से अपीलक के चतुष्कोणी सिक्का प्राप्त हुआ है और गौतमी पुत्र सतकर्णी के अवाक्ष चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर के देखिए, बिलासपुर के मल्हार से अपीलक के 2 मुद्राएं प्राप्त हुए हैं, एक तांबा का और दूसरा कांस्य का। वरिष्ठी पुत्र पुडुमा या पुलवामी के अवाक्ष चांदी के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं मल्हार से। वेद सीरीज या वेद सीरीज के शीशे का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखेंगे, वेद श्री का शीशे का सिक्का मल्हार से प्राप्त हुआ है। सातकर्णी के शीशे और पोटीन के 4 सिक्के प्राप्त हुए हैं। मल्हार में सीमुख का सिक्का प्राप्त हुआ है। और ये फैक्ट और याद रखेंगे कि सातवाहन काल में शीशे के सर्वाधिक सिक्के जो है चलाए गए थे। किस काल में? सातवाहन काल में।
अब देखिए बिलासपुर के चकरवेड़ा से यहाँ रोम का सिक्का प्राप्त हुआ है, रोमन कालीन सिक्का प्राप्त होता है। इससे यह साक्ष्य इसे यह प्रमाण मिलता है कि सातवाहन कालीन शासकों में विदेशी से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि रोमन का सिक्का प्राप्त हुआ है। ये जो है विदेशी व्यापार को दर्शाता है। सातवाहन शासकों का जो है संबंध था रोमन कालीन विदेशी व्यापारियों से, तो ये संबंध चकरवेड़ा के सिक्के से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए बेमेतरा के नवागांव नामक स्थान में जो है यहाँ से सिरे 7 लेख युक्त ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसमें सिरी 7 लेख लिखा हुआ है। मुद्रण के बाद देखिए दूसरा साक्ष्य है शिलालेख। शिलालेख किनका प्राप्त हुआ है? शिलालेख है कुमार वरदश्री का। कुमार वरदश्री का शिलालेख प्राप्त हुआ है गुंजिया दमोदरा से। दमोदरा नाला चट्टान लेख कहा जाता है, इसे शक्ति में स्थित है। दमोदरा को ऋषभ तीर्थ के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ ऋषभ देव का मंदिर स्थित है। इसके भाषा प्राकृत भाषा है। शिलालेख की भाषा क्या है? प्राकृत। इसका उल्लेख कुमार वरदश्री के गौदान का उल्लेख मिलता है इसमें। इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 2 बार 1000 गाय दान दी थी। तो देखिए 2 बार जो है 1000 गाय जो है ब्राह्मणों को दान दिया गया था वरदश्री द्वारा, और किसके लिए? अपने आयु बढ़ाने के लिए। वरदश्री का अन्य शिलालेख खैरागढ़ के विक्रमपुर गांव से भी प्राप्त होता है। तो देखिए खैरागढ़ के विक्रमपुर गांव से भी वरदश्री के अन्य शिलालेख प्राप्त हुआ है। अन्य लेख की बात करें, कोनार, मल्हार, सेमरसाल से सातवाहन कालीन खंडित लेख प्राप्त हुए हैं। सातवाहन कालीन सती स्तंभ लेख देवबलद दुर्ग के 2 देवबलद हैं, वहां से सातवाहन कालीन सती स्तंभ लेख भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए प्रतिमा। तो सातवाहन कालीन प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बिलासपुर के बूढ़ी खाल से। यहाँ विष्णु जी के लेख युक्त चतुर्भुज प्रतिमा प्राप्त हुआ है। तो अभी हम देखे हैं यह किससे वंश से? शुंग वंश से संबंधित है। ठीक, ये शुंग वंश का है। इसमें उल्लेख है राजा वेदश्री की जानकारी भी प्राप्त होता है। इसका निर्माण यहाँ से प्राप्त शिलालेख में प्रवजवती और भारद्वाज नामक स्त्रियों के द्वारा मूर्ति निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए ये ब्राह्मी लिपि में है, तो इसे देखिए यहाँ बताया गया है कि ये वेद सीरीज का है, परंतु यहाँ कई साक्ष्य मिलते हैं जिसमें शुंग कालीन बताया गया है। इसी जो है इसे लेख युक्त जो विष्णु मंदिर चतुर्भुज प्रतिमा है उसे शुंग कालीन बताया गया है। अगला देखिए स्थापत्य की बात करें तो स्थान है देखिए सिरपुर में निर्माण 5 मंजिला संघाराम। एक सातवाहन कालीन शासकों द्वारा 5 मंजिला सिंघाराम की स्थापना किया गया है सिरपुर में। ये बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए कराया गया था। तो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन है, उन्हीं के लिए जो है 5 मंजिला संघाराम स्थापना किया गया। कहाँ? सिरपुर में। यहाँ समकालीन शासक थे सतवाह। तो इस काल में जो है छत्तीसगढ़ में सतवाह नामक शासक था, जिसके शासनकाल में नागार्जुन जो है छत्तीसगढ़ के सिरपुर में निवास करते थे। यात्रा वृत्तांत देखें तो सातवाहन काल में प्रसिद्ध विद्वान टॉलमी ने छत्तीसगढ़ को अधिष्टि के रूप में उल्लेखित किया था। तो टॉलमी जो है इसी काल में आए थे छत्तीसगढ़ में, और इन्होंने जो है अपनी रचना में छत्तीसगढ़ को अधिष्टि के रूप में उल्लेखित किया है। दक्षिण कोसल का पूर्वी भाग चेदिस वंशी शासक खारवेल के क्षेत्राधिकार में था। सातवाहन शासक स्वयं को दक्षिण पद स्वामी कहते थे। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आपको, कौन से शासक जो है स्वयं को दक्षिण पद के स्वामी कहते थे। तो याद रखेंगे जो सातवाहन शासक है वे जो है स्वयं को दक्षिण पद के स्वामी कहते थे। चलिए अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ। सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है किरारी ग्राम से प्राप्त हुआ है। किरारी ग्राम शक्ति में स्थित है। इसका उपनाम है यज्ञ स्तंभ लेख, क्योंकि यह जो है यज्ञ करने के बाद जो है इस स्तंभ लेख को गाड़ा गया था। इसका भाषा प्राकृत है और लिपि जो है ब्राह्मी है। तालाब देखिए तो हीराबंद तालाब, तो यह जो है शक्ति के किरारी ग्राम में स्थित हीराबंद तालाब है, वहीं से यह काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है। इसका खोज अप्रैल 1921 में किया गया था। वर्तमान में यह महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। यह जो है बीजा और साल की लकड़ी से निर्मित है। जो काष्ठ स्तंभ है वह बीजा और साल की लकड़ी से बना हुआ है। इसमें जो है वर्णन है तो 18 अधिकारियों के नाम एवं पद नामों का उल्लेख किया गया है। ये सातवाहन कालीन शासकों का उल्लेख इसमें प्राप्त नहीं है। ठीक, तो इसमें अधिकारियों को कितने टोटल 18 अधिकारियों के नाम और उनके पद नामों का जो है उल्लेख है, परंतु किसी भी शासक का नाम उल्लेखित नहीं है इसमें। देखिए इसमें जो 18 में से कुछ जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उनके पद नाम को जो है यहाँ वर्णित किया गया है। देख सकते हैं आप, पद है कुलपुत्र। कुलपुत्र क्या होते थे? अभियंता या इंजीनियर होते थे। लेखहारिका ये पत्रवाहक होते थे। धावक डाकिया होते थे। महानासिका ये जो है भोजनालय का प्रबंधक होता था। गणक यह गणना करने वाला एक खजांची हुआ करता था। भंडारगारिका या भंडार गृह का अधिकारी हुआ करता था। पल विदित पालक ये जो है मांस बाजार का अधिकारी हुआ करता था। महासेनानी महासेनापति होते थे।
गृहपति या राजमहल प्रबंधक होते थे, अश्वरोहा घोड़ों के गृह का अधिकारी होता था और हस्तारोह या हाथी के गृह का अधिकारी होता था। तो ये जो है टोटल जो 18 अधिकारी हैं उनमें से प्रमुख अधिकारी हैं। बाकी आपको जो 18 की सूची है वो आपको जो है विशिष्ट अध्ययन की जो है बुक में मिल जाएगा। आपको जितना याद कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। बाकी आप इनका जो नाम लिखा है उसी से अगर पढ़ेंगे तो इसका अर्थ आपको समझ आ जाएगा। जो कि जिनका अलग अलग अर्थ है उनका बस आप जो है अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अब बनने लगे हैं। तो यहाँ से हमारा सतवाहन भी कंप्लीट होता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कुषाण वंश को। देखिए, वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश से संबंधित किसी शासन प्रशासन की जानकारी प्राप्त तो नहीं होती है, परंतु यहाँ जो कुषाणकालीन कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं उसी से अनुमान लगाया जाता है कि कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ में जो है कुषाणकालीन शासन भी रहा होगा। तो चलिए कुषाण वंश को पढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुषाणों की अल्पकालीन सत्ता रही होगी। इस बात की पुष्टि छत्तीसगढ़ में मिले कुषाण वंशी शासक विक्रमादित्य व कनिष्क के सिक्के से होती है, जिसका विवरण निम्नानुसार दिया गया है। तो देखिए कहाँ कहाँ से जो है कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो अब सबसे पहला स्थान रखेंगे रायगढ़। रायगढ़ जिले के जो है तेलीकोट नामक स्थान से जो है कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। दो प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। एक प्राप्त हुआ है स्वर्ण सिक्का, जो कहाँ से, रायगढ़ के तेलीकोट से प्राप्त हुआ है। इसका खोज पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सी के साहू द्वारा या सी के साव द्वारा जो है किया गया था। तो सी के शाह द्वारा जो है इस सिक्के का खोज किया गया है। तेलीकोट के जो स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए कुषाणकालीन उसका। वही दूसरा देखिए, दूसरा आपको याद रखना है बिलासपुर। बिलासपुर में जो है झारापुर और पेंडरवा से जो है कुषाणकालीन तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो तांबे के सिक्के और स्वर्ण सिक्के दो ही प्रकार के सिक्के जो है कुषाण वंश का प्राप्त हुआ है। तो यहाँ तांबे के सिक्के इन दोनों स्थान से कोरबा से और बिलासपुर दोनों जिलों से प्राप्त हुआ है, जबकि स्वर्ण सिक्के जो है सिर्फ रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। देखिए, तांबे के सिक्के जो है बिलासपुर में झारापुर और पिंडरवा से, और कुषाणकालीन जो तांबे के और सिक्के जो है कहाँ से, कोरबा से प्राप्त हुए हैं। कुषाणवंशी शासक विमकदफिसिस, जिसे विमकेटफिसिस के नाम से भी जानते हैं, वो कनिष्क ने कई सिक्के इस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। तो देखिए ये विमकेटफिसिस का और कनिष्क इन दोनों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये कुषाण वंश के संबंध में इतना याद रखना है। और वही देखिए एक और फैक्ट आप याद रखेंगे यहाँ, गामस कोसली ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण मुद्रा मल्हार से प्राप्त हुआ है। यह मुद्रा दूसरी तीसरी शताब्दी की है। इसमें कौशल ग्राम उत्कीर्ण है। तो देखिए एक सिक्का प्राप्त हुआ है गामस कोसली, जो कि ब्राह्मी लिपि में गामस कोसली उत्कीर्ण है। उस सिक्के में यह सिक्का जो है मल्हार में प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखेंगे, अगर गामस कोसली उत्कीर्ण सिक्का कहाँ प्राप्त हुआ है पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्हार। यह मुद्रा जो है दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास का बताया जा रहा है, और इसमें कौशल ग्राम भी उत्कीर्ण है। तो कौशल ग्राम भी लिखा हुआ है, ठीक। और माना जाता है यह सिक्का जो है कहाँ, किस वंश का है, तो ये मेघ वंश का सिक्का जो है माना जाता है, ठीक। तो इतना आपको याद रखना है कौशल गामस कोसली उत्कीर्ण सिक्के के संबंध में। चलिए आगे देखिए अब वाकटक वंश। देखिए ये वाकटक वंश का जो है डायरेक्ट यहाँ शासन किए हैं। ये राष्ट्रीय राजवंश है, राष्ट्रीय राजवंश, परंतु इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो है डायरेक्ट जो है ये शासन किया है इनके द्वारा। तो चलिए आगे देखिए, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। वाकटक वंश का दक्षिण कोसल में पहला राजा विंध्य शक्ति का पुत्र प्रवेटसन प्रथम था। तो देखिए इस वंश का जो है उद्भव कब हुआ था, तो सातवाहन वंश के पश्चात जो है वाकटक वंश ने जो है शासन किया था। और इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति को माना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो विंध्य शक्ति इस वंश का संस्थापक है। और वही हम अगर छत्तीसगढ़ में बात करें, दक्षिण कोसल में इस वंश का जो संस्थापक है विंध्य शक्ति का पुत्र प्रवरसेन प्रथम है। दक्षिण भारत में सातवाहन शक्ति के प्रभाव क्षीण होने के पश्चात वाकटक वंश का उद्भव हुआ है। तो इन्होंने जो है सातवाहन के पश्चात जो है पूरा दक्षिण भारत क्षेत्र जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी आता है, वहाँ जो है शासन किया है वाकटक वंश द्वारा। अब इनकी राजधानी कहाँ थी, तो नागपुर क्षेत्र का नंदीवर्धन इनकी राजधानी थी। समकालीन वंश गुप्त वंश और नल वंश के समकालीन थे ये। इन्होंने उपाधि ली थी महाराज की उपाधि ली थी। और गुप्तों को इन्होंने जो है अपने अभिलेख ताम्र पत्रों में जो है महाराजा धीराज कहा है, अर्थात ये गुप्तों के अधीन थे, गुप्त शासकों के अधीन थे, क्योंकि इन्होंने गुप्त को महाराजा धीराज कहा है और स्वयं को जो है महाराज कहा है। इसकी जानकारी प्रभागुप्त के पुनः अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये विक्रमादित्य द्वितीय की जो है पुत्री है प्रभावती।
गुप्त द्वितीय की पुत्री है, उन्हीं के पुनः अभिलेख है, उसी से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। वाकाटन वंश के संबंध में संपूर्ण जानकारी। अब चलिए यह इस वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं उन सबको के संबंध में यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ के जो शासक हैं उनका नाम, कोई भी राजवंश पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है उस वंश के शासकों को नाम पहले अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे पहले देखिए यहाँ है प्रवरसेन प्रथम, पहले शासक हो गए प्रवरसेन प्रथम। उसके बाद दूसरे हैं महेंद्र सेन, इसी महेंद्र सेन को जो है रुद्रसेन प्रथम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद तीसरे देखिए रुद्रसेन द्वितीय है। यहाँ जो प्रमुख शासक है उन्हीं का बस वर्णन किया गया है, जिनका जरूरत नहीं है उनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए प्रवरसेन प्रथम, महेंद्र सेन, रुद्रसेन द्वितीय। उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय हो गए नरेंद्र सेन के पश्चात पृथ्वीसेन द्वितीय के पश्चात जो है देवसेन के बाद हरिसेन। तो ये 8 शासकों का ही नाम आपको यहाँ याद रखना है और इन्हीं के संबंध में ही बस आपको पढ़ना है। तो देखिए शुरू से देखिए, सबसे पहला था प्रवरसेन हो गया प्रवरसेन, ठीक। उसके बाद प्रवरसेन प्रथम, उसके पश्चात पहला हो गया। उसके बाद दूसरा था महेंद्र सेन, इसी ही रुद्रसेन प्रथम के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा रुद्रसेन द्वितीय। उसके बाद चौथा आता है प्रवरसेन द्वितीय। उसके बाद पांचवा नरेंद्र सेन था, पृथ्वीसेन, देवसेन और अंतिम शासक है हरिसेन। तो इन शासकों का नाम आपको याद रखना है। अब इनके संबंध में चलिए पढ़ते हैं, इनके संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। तो पहला है प्रवरसेन प्रथम, ये छत्तीसगढ़ में वाकटक वंश का संस्थापक माने जाते हैं। प्रवरसेन प्रथम यह विंध्य शक्ति के पुत्र था, विंध्य शक्ति वाकटक वंश का संस्थापक थे। इसका पुत्र गौतमी पुत्र था। तो इनका देखिए प्रवरसेन का पुत्र का नाम था गौतमी पुत्र, जिसकी अकाल मृत्यु होने के कारण इसका पुत्र रुद्रसेन प्रथम, संभवतः जो महेंद्र सेन था वह शासक बनता है। तो इनका पुत्र का नाम था गौतमी पुत्र और इनका जो है पौत्र है रुद्रसेन प्रथम या महेंद्र सेन, ये जो है उसके बाद शासक बनते हैं प्रवरसेन प्रथम के बाद। प्रवरसेन के बाद महेंद्र सेन के संबंध में याद रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति में दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को हराया था। तो उनके समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख होता था कि उन्होंने दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। संभवतः माना जाता है कि वो महेंद्र सेन जो है वाकटक वंश का ही महेंद्र सेन था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रुद्रसेन प्रथम समुद्रगुप्त का समकालीन था, जो संभवतः प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित महेंद्र सेन है। तो ये वही महेंद्र सेन माना जाता है जो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के शासन का समकालीन था, उल्लेखित किया गया, वही महेंद्र सेन माने जाते हैं। उसके बाद चलिए अगला देखिए रुद्रसेन द्वितीय, इनका विवाह गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनकी पुत्री प्रभावती से हुआ था। कालांतर में इनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी प्रभावती ने अपने पुत्रों की संरक्षक के रूप में शासन किया था। तो देखिए इनका जो है मृत्यु हो जाने के कारण प्रभावती जो है अपने पुत्रों की संरक्षिका के रूप में जो है इन्हें शासन किया था। इनके 2 पुत्र थे, एक था दिवाकर सेन और दूसरा दामोदर सेन। बाद में यही दिवाकर सेन जो है प्रवरसेन प्रथम द्वितीय की उपाधि लेकर जो है राजगद्दी में बैठता है। तो द्वितीय बनेगा प्रवरसेन द्वितीय, इसका जो है वास्तविक नाम था दामोदर सेन। चलिए अब अगला देखिए प्रवरसेन द्वितीय। तो प्रवरसेन द्वितीय का मूल नाम है दामोदर सेन। इनकी रचना है, देखिए इनके एक रचना है सेतु बंद। ये शैव धर्म से के उपासक थे, शैव धर्म के अनुयायी थे प्रवरसेन द्वितीय। इनके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल, इन स्थलों से जो है प्रवरसेन द्वितीय के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। अब याद रखेंगे इनके संबंध में महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई है इनके शासनकाल में, कालिदास ने यात्रा वृतांत के दौरान सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस पहाड़ी के आसपास के सौंदर्य को देखकर इसे स्वर्ग का द्वार कहा गया था। तो देखिए इन्हीं के शासनकाल में जो है कालिदास जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा में आए थे और उन्होंने जो है रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इसी समय उन्होंने जो है जो सरगुजा क्षेत्र है उसकी सुंदरता को, रामगढ़ की पहाड़ी की सुंदरता को देखकर इसे जो है क्या कहा है, स्वर्ग का द्वार कहा है सरगुजा क्षेत्र को। मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे जी द्वारा किया गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे आप, मुकुटधर पांडे जी द्वारा मेघदूतम का जो है छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया गया है।
इसके समय नलवंशी शासकों का प्रभाव बढ़ रहा था। इस कारण इन्होंने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए प्रवरपुर प्रवरपुर जो वर्धा पौनार में स्थित है वहां स्थानांतरित कर दिया गया था। कालिदास ने अपनी कृति मेघदूतम में अमरकंटक को आम्रकूट एवं रामगढ़ की पहाड़ी को रामगिरी के रूप में संबोधित किया है। तो देखिए, रामगिरी कहा गया है रामगढ़ की पहाड़ी को, और अमरकंटक को कहा गया है आम्रकूट। तो ये दोनों तथ्य को याद रखेंगे। ये मेघदूतम में मिलता है, इसका अमरकंटक को आम्रकूट के रूप में और रामगढ़ की पहाड़ी को रामगिरी के रूप में। तो ये प्रवर सेन द्वितीय के संबंध में हो गया। उसके बाद देखिए नरेंद्र सेन। देखिए, नरेंद्र सेन का अधिकार क्षेत्र पृथ्वी सेन द्वितीय के बालाघाट लेख के अनुसार नरेंद्र सेन ने कोसल, मालवा एवं माइकल पर अधिकार किया था। तो ये जो है पृथ्वी सेन द्वितीय के बालाघाट लेख है, उससे जानकारी प्राप्त होता है कि नरेंद्र सेन का जो है कोसल, मालवा और माइकल इन क्षेत्रों पर भी जो है अधिकार स्थापित हो गया था। इनके द्वारा कुछ युद्ध भी लड़े गए, जिसमें जो है वाकटक नलवंशी शासक वराहराज के वैभव से प्रभावित होकर उसे पराजित किया था। तो इनके द्वारा नरेंद्र सेन द्वारा सबसे पहले जो है नलवंश पर हमला किया जाता है। नलवंश के उस समय शासक थे वराहराज, उनके वैभव को देखकर उनके ऊपर जो है हमला किया जाता है, आक्रमण किया जाता है और उन्हें पराजित किया जाता है। अब देखिए, रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने इस क्षेत्र में आक्रमण कर नरेंद्र सेन को पराजित किया तथा इनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। तो यहाँ से अब जो है संघर्ष प्रारंभ होता है। संघर्ष नरेंद्र सेन के समय से ही जो है संघर्ष प्रारंभ होता है। किनके मध्य? तो ये संघर्ष जो है वाकटक वंश और नलवंश के मध्य होता है। ठीक, वाकटक वंश और नलवंश के मध्य। तो यहाँ नरेंद्र सेन के ऊपर जो है किनका आक्रमण किया जाता है? पहले नरेंद्र सेन जो है वराह राज के ऊपर आक्रमण करते हैं, उन्हें पराजित करते हैं। फिर उनका पुत्र, वराह राज का पुत्र होता है भवदत्त वर्मन, उनके द्वारा जो है नरेंद्र सेन के ऊपर जो है आक्रमण किया जाता है और नरेंद्र सेन की राजधानी जो है नंदीवर्धन, इसको पूरा तहस नहस कर दिया जाता है। इसका उल्लेख जो है भवदत्त वर्मन का रिद्धिपुर शिलालेख है उससे प्राप्त होता है। चलिए, उसके बाद देखिए पृथ्वी सेन द्वितीय कि इसमें जो है केसरी बेड़ा शिलालेख के अनुसार इन्होंने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए, अब ये इनके पुत्र हैं, नरेंद्र सेन के पुत्र हैं ये, तो अपने पिता की हार का बदला लेने के उद्देश्य से नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन के पुत्र थे अर्थपति भट्टारक, उन पर आक्रमण करते हैं और उनकी राजधानी पुष्करी जो भोपालपट्टनम क्षेत्र में स्थित है पुष्करी, उसको जो है नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो देखिए, अब नरेंद्र सेन के बाद उनके पुत्र पृथ्वी सेन जो है द्वितीय, ये बदला लेने के लिए उनके पुत्र भवदत्त वर्मन है, उनके पुत्र अर्थपति भट्टारक के ऊपर आक्रमण करते हैं। यह वाकटों की मुख्य शाखा नंदीवर्धन का अंतिम शासक था। इसके पश्चात हरिसेन ने छत्तीसगढ़ पर आकर शासन किया था। तो ये यहाँ तक के जो है जो शासक हैं पृथ्वी सेन द्वितीय तक के, वे जो है अंतिम शासक है। कहाँ के? जो मुख्य शाखा है वाकटक वंश के, उनके उसके बाद इनके बाद जो शासन करते हैं देवसेन और हरिसेन, ये जो है वत्सगुल्म शाखा के हैं। तो ये दोनों वत्सगुल्म शाखा के हैं, जो कि एक और शाखा था वाकटक वंशों का। तो वही देखिए अगला है देवसेन। यह वत्सगुल्म वंश का शासक था जो अल्प समय के लिए छत्तीसगढ़ में शासन किया था। स्कंद वर्मन ने इसके क्षेत्र पर आक्रमण कर पराजित किया था। तो अब इन्हें जो है, अब इनके भाई होते हैं अर्थपति भट्टारक के भाई हैं स्कंद वर्मन, इन्होंने जो है अब देवसेन पर आक्रमण किया और देवसेन को पराजित किया। अब यहाँ देखिए अगला अंतिम जो शासक है हरिसेन जब वाकटक वंश समाप्त होने की कगार पर था तो वत्सगुल्म शासक जो वाकटक वंश की एक और शासक थी जो गोदावरी तट पर निवास करते थे, वे आकर शासन करते हैं हरिसेन। इन्होंने स्वयं को सत्य का अधिपति कहा है। हरिसेन ने अजंता अभिलेख में वाकटों को कौशल में शासन की जानकारी व वंशावली दी गई है। तो यही हरिसेन है, इनका अजंता अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहाँ जो है वाकटकों का कौशल क्षेत्र में शासन करने की जानकारी और उनका पूरा वंशावली जो है ये हरिसेन का जो है किसमें अजंता अभिलेख से प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ जो तीन जो है शासकों का संघर्ष चला है नलवंश के साथ, उनका याद रखना है अलग से। ये नरेंद्र सेन है, पृथ्वी सेन और देवसेन। नरेंद्र सेन का किनके साथ? वराहराज और भवदत्त वर्मन के साथ संघर्ष हुआ है, जिसमें ये पराजित हुए थे। ठीक, तो ये पराजित हुए। उसके बाद पृथ्वी सेन द्वितीय का जो है संघर्ष किसके साथ? अर्थपति भट्टारक के साथ हुआ है, जिसमें अर्थपति भट्टारक पराजित हुए थे। उसके बाद देखिए देवसेन और कौन है? स्कंद वर्मन, देवसेन और स्कंद वर्मन। तो इसमें जो है पराजित कौन हुए? देवसेन। ठीक, तो इन तीनों का जो संघर्ष हुआ है उन्हें आपको याद रखना है। चलिए आगे यहाँ विशेष दिया गया है उसे देखिए। प्रभावती गुप्त के पुनः अभिलेख से ज्ञात होता है कि वाकटों
ने गुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। तो इसे हम पहले भी देखे हैं, क्योंकि इनका जो उपाधि था क्या था, इनका उपाधि जो है महाराज की उपाधि लेते थे, महाराज। और यही स्वयं अपने ताम्रपत्र और अभिलेखों में जो है जो गुप्त वंश है उन्हें जो है महाराजाधिराज कहा जाता था। तो महाराजाधिराज जो है महाराज से बड़ा होता था। तो इसी से जो है अनुमान लगाया जाता है कि इन्होंने जो है वाकाटक वंश ने जो है गुप्तों की अधीनता को स्वीकार किया था। ठीक, क्योंकि ये भी गुप्त काल के समकालीन ही थे। अब चलिए आगे हम पढ़ेंगे गुप्त वंश को। तो गुप्त वंश का अगर देखें तो 319 से 550 ईस्वी तक के जो है आपको मध्य भारत और लगभग जो है संपूर्ण भारत में इनका जो है वर्चस्व देखने को मिलता है। गुप्त वंश के संबंध में आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ को क्या क्या कहा जाता है। तो गुप्त वंश में छत्तीसगढ़ को दक्षिण पथ या दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, और वही दंडकारण्य क्षेत्र बस्तर क्षेत्र को महाकांतर के नाम से जाना जाता था। ठीक, गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन सिक्कों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए गुप्तकालीन सिक्के किन किन जिलों से और किन इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले दुर्ग जिले का बानाबरत, यहाँ थे 1972 में जो है बानाबरत से सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कुल 9 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक सिक्का स्वर्ण सिक्का जो है, सभी 9 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक, 9 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक जो है कुमार गुप्त का है, एक कांच गुप्त का है, और जो है 7 सिक्के जो है स्कंद गुप्त के हैं। अब देखिए उसके बाद है रायपुर जिले के जो है आरंग से कुमार गुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। कहाँ से? आरंग से कुमार गुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। वही पिटई वल्द, रायपुर के पिटई वल्द से कुमार गुप्त के 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ में देखेंगे तो रायगढ़ के खरसिया से विक्रम आदित्य के धनुर्धारी सिक्के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खरसिया से विक्रम आदित्य के धनुर्धारी सिक्के प्राप्त हुए हैं। गरियाबंद में देखिए गरियाबंद का जो है पित्तेबंद गांव राजिम के पास स्थित है, पित्तेबंद गांव, वहां से 49 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 46 कुमार गुप्त के हैं और 3 जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। बलौदा बाजार के खिरनाल ग्राम से भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें 54 सिक्के हैं। इसमें महेंद्र आदित्य और कुमार गुप्त इन दोनों के जो है 54 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बलौदा बाजार के खिरनाल से। ठीक, तो ये गुप्तकालीन सिक्के हैं। उसके बाद देखिए गुप्तकालीन स्थापत्य। तो गुप्तकालीन स्थापत्य छत्तीसगढ़ में जो दिखाई देते हैं वे कौन कौन से हैं। तो देखिए गुप्तकालीन जो है स्थापत्य, वैसे भी गुप्त काल जो है स्थापत्य का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, और इस काल में जो है मुख्य रूप से जो है ईंटों के, ठीक, ईंटों के जो है मंदिरों का निर्माण किया गया था। ईंटों और लाल ईंटों के मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। यहाँ ईंटों के मंदिरों का निर्माण ज्यादातर किया गया था। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ के ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर, तो ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर हो गया, और पुजारी पाली बरमकेला के पुजारी पाली का केवटीन मंदिर, ये दोनों मंदिर जो है गुप्तकालीन स्थापत्य हैं। भले इसका निर्माण जो है अलग अलग वंश के शासकों द्वारा किया गया है, परंतु ये जो है स्थापत्य जो है गुप्तकालीन स्थापत्य है, क्योंकि इनकी विशेषता जो है गुप्तकालीन जो है स्थापत्य के समान दिखाई देते हैं। चलिए अब इस वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके संबंध में पढ़ लेते हैं, उनका छत्तीसगढ़ के संबंध क्या रहा है। गुप्तकालीन प्रमुख शासक में सबसे पहला है समुद्रगुप्त। तो देखिए समुद्रगुप्त का संबंध कैसे हम यहाँ से अंदाजा लगाते हैं। तो हरिसेन कृत, तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंश का राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकटक राजा, यहाँ वंश को नहीं लिखा गया है, दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन तथा महाकांतार के जो है राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। तो जो व्याघ्रराज है वे नल वंश के शासक हैं, और वही जो महेंद्र सेन है वो वाकटक वंश के शासक रहे होंगे, यह अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए इन्होंने जो है इन्हें पराजित किया था, और उसके बाद इन्होंने जो है इसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि इन्होंने जो है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था, अपितु अधिपत्य स्वीकार करने के बाद पुनः छोड़ दिया था। तो हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वह पूरी तरह से गुप्तों के अधीन था, उनका अधिपत्य स्वीकार कर लिया था, परंतु उसमें पूरी तरह से सम्मिलित नहीं था। अब देखिए महासमुंद में एक ग्राम स्थित है, कोपरा नामक गांव स्थित है, वहां समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि रूपा देवी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कोपरा गांव से, महासमुंद में स्थित है कोपरा गांव, वहां से प्राप्त हुआ है।
चलिए अगला देखिए रामगुप्त। रामगुप्त जो है इनकी मुद्रा प्राप्त हुआ है बानापरत से। तो बानापरत से इनकी मुद्रा प्राप्त हुआ है जिसे महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में रखा गया है। आयोग द्वारा बानापरत से प्राप्त सिक्कों के लिए कांचगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त इनका जो है ये उल्लेख किया गया है। इसी में जो एक कंचगुप्त दिया हुआ है कांचगुप्त, उनका उल्लेख माना जाता है कि ये जो है समुद्रगुप्त का हुआ हुआ करके, इस कारण जो है इसका जो है रामगुप्त भी लेते हैं बानापरत से प्राप्त सिक्के के लिए। उसके बाद चलिए अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्का जो है कहाँ से प्राप्त हुए? इनके मुद्रा खरसिया से धनुर्धारी प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनका वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया गया था क्योंकि इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकटक वंशी राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। इनके नवरत्न में सम्मिलित कालिदास ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मेघदूतम ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक, तो ये कालिदास जी छत्तीसगढ़ आए थे, इसे हम पहले ही पढ़े हैं, वो किनके नवरत्न में शामिल थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबार में नवरत्न थे, उन्हीं में से एक थे कालिदास। अगला देखिए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की भी मुद्रा प्राप्त हुए हैं कहाँ से? आरंग में कुमारगुप्त के रत्न जड़ित सिक्के प्राप्त हुए हैं। पिटईवल ग्राम से 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों में गुप्त वंशी राजा महेंद्र आदित्य, कुमारगुप्त व विक्रम आदित्य का नाम उल्लेखित है। भानुगुप्त का देखें तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख जो 510 ईस्वी में जारी किया गया था। तो देखिए 510 ईस्वी में जो है भानुगुप्त का एरन अभिलेख जारी किया गया था। इस अभिलेख में सरभवंशी राजा सरभराज का वर्णन मिलता है। तो ये सरभवंशी शासक जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश है, उसके जो संस्थापक है सरभराज, उनकी जानकारी प्राप्त होता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। और ये एरन अभिलेख और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इससे जो है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य आपको देखने को मिलता है किसमें? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में ही। ठीक, तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में ही देखने को मिलता है। चलिए अब आगे देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में स्थानीय राजवंश को। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा वे सभी जो है राष्ट्रीय राजवंश थे। उसके बाद अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश। सबसे पहले हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश में कौन कौन से राजवंश आते हैं। तो सबसे पहला हमारे दक्षिण कोसल के राजवंश देखें तो इसमें राजवंश राजसी तुल्य राजवंश, जिन्होंने 5वीं से 6वीं शताब्दी तक शासन किया। सरभपुरी वंश ये 5वीं से 6वीं शताब्दी तक शासन करते हैं। शैलवंश 7वीं से 8वीं। सोमवंश या पांडु वंश इनका जो है अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ था। मैकल के सोमवंश, दक्षिण कोसल के पांडु वंश, कलिंग के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश। भले इनका संबंध कुछ एक दूसरे से संबंध था, परंतु ये जो कौन सा क्षेत्र कलिंग के सोमवंश है, इनका संबंध जो है अलग था। बाणवंश ने 9वीं शताब्दी में कुछ क्षेत्र में शासन किया था, पाली क्षेत्र में। उसके बाद देखिए फड़ी नागवंश, ये मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे, कवर्धा क्षेत्र में फड़ी नागवंश का शासन था। वही बस्तर के राजवंश देखेंगे तो बस्तर में नल वंश को शासन, छिंदक नागवंश और काकती वंश, ये 3 वंश के द्वारा शासन किया जाता है। कहाँ? बस्तर क्षेत्र में। नल वंश 5वीं से 12वीं शताब्दी, छिंदक वंश 11वीं से 14वीं शताब्दी और काकती वंश जो है 14 से लेकर 20वीं शताब्दी तक के। तो देखिए फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश और काकती नागवंश, इन सबको हम जो है मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं नल वंश को। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमारा स्थानीय राजवंश में पहला जो है राजसी तुल्य वंश है। तो राजसी तुल्य वंश के संबंध में आपको थोड़ा सा ही है इसका डाटा, तो आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें जो शासक प्रमुख होते हैं, इनके द्वारा जो ताम्रपत्र जारी किया है जिससे इनकी जानकारी प्राप्त होता है, वह इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका स्रोत राजसी तुल्य वंश का जो है जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? तो आरंग ताम्रपत्र, ये भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र है, इसी से इनकी जानकारी प्राप्त होता है। इस अभिलेख में राजसी वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और इस वंश के जो है टोटल 6 शासकों का जो है इसमें नाम उल्लेख किया गया है आरंग ताम्रपत्र में। इनका शासनकाल जो है लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी के समय को माना जाता है। राजसी तुल्य वंश का शासनकाल इन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश के रूप में जाना जाता है। इनकी राजधानी कहाँ था? तो इनकी राजधानी जो है रायपुर के आरंग क्षेत्र में था। इनकी उपाधि राजयोगी की उपाधि धारण करते थे राजसी तुल्य वंश। इनके प्रमुख शासक, तो इन 6 शासकों का जानकारी प्राप्त हुआ है और इनके जो है नाम कौन कौन से है आप याद रखते हैं। तो पहले शासक हैं सूरायासुर इस वंश के संस्थापक थे। उसके बाद है देखिए दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। ये अंतिम शासक है भीमसेन द्वितीय। इन्हीं के जो है आरंग ताम्रपत्र से इन शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए इनका नाम आपको याद रखना है शासकों का। तो पहला शासक कौन है? सूरायासुर। तो इनका नाम याद रखना बहुत इजी है। एक सूरा याद रखना है, दैत्य याद रखना है, विभीषण और भीमसेन, इन 4 का नाम याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दैत्य ये है द्वितीय हो जाएंगे और ये जो है भीमसेन द्वितीय हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपको सिर्फ 6 शासकों के नाम ही दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं।
उसके बाद एक विशेष तथ्य याद रखेंगे, भीमसेन द्वितीय द्वारा हरिस्वामी और बप स्वामी को दोंडा में स्थित भट्टपल्ली नामक गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार राजसी तुल्य वंश का संबंध कलिंग नरेश खारवेल के वंश से है, जिसे हाथी गुफा अभिलेख में राजसी कुल विंसृत संबोधित किया गया है। तो देखिए प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार जो है इस वंश का संबंध जो है कलिंग नरेश खारवेल से भी माना जाता है, क्योंकि हाथी गुफा अभिलेख एक खारवेल जी का है, कलिंग नरेश खारवेल का है, जिसमें जो है राजसी कुल निस्वित संबोधित किया गया है खारवेल को। ठीक, चलिए अब आगे देखिए अगला वंश हम देखेंगे। फिर ये सब मानचित्र में दर्शाया गया है किन किन वंशों का शासन जो है किन क्षेत्रों में है, तो आप इसे एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अगला है फिर नल वंश। तो देखिए छत्तीसगढ़ में नल वंश का शासन जो है बस्तर क्षेत्र में था। तो देखिए इनका शासनकाल 4वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। 4वीं से 12वीं शताब्दी तक का शासन रहा होगा नल वंश का। इसकी राजधानी जो है पुष्करी, तो ये पुष्करी और कोरापुट था। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पुष्करी था और कोरापुट जो है ये उड़ीसा क्षेत्र है। तो ये दोनों इनकी राजधानी थी। कहाँ कहाँ, ये जो है पुष्करी और कोरापुट। इनका शासन क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र था, अर्थात बस्तर क्षेत्र। इनकी मुद्रा देखें तो इनकी मुद्रा जो है कोंडागांव के अडेंगा ग्राम से प्राप्त हुआ है और बालोद जिले के कुलिया ग्राम से प्राप्त हुआ है। राजधर्म, इनका धर्म जो है शैव धर्म था। इसमें शैव धर्म सभी का है। बाकी एक विलास तुंग इस वंश के सबसे प्रतापी शासक के रूप में एक जाने जाते हैं। विलास तुंग इनके वैष्णव धर्म का अनुयायी थे। तो ये अपवाद है, एक विलास तुंग ही बस क्या थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्हीं के द्वारा जो है विष्णु मंदिर, राजीव लोचन मंदिर का भी निर्माण किया गया है राजिम में। प्रमुख ताम्रपत्र, तो देखिए रिद्धिपुर ताम्रपत्र इस वंश का जो है प्रमुख ताम्रपत्र देखें तो सबसे पहला रिद्धिपुर ताम्रपत्र, यह भवदत्त वर्मन का है। दूसरा है केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, यह अर्थपति भट्टारक का है। पोड़ागढ़ शिलालेख स्कंद वर्मन का है। राजिम शिलालेख विलास तुंग का है। पंडिया पाथर ताम्रपत्र भीमसेन का है। ठीक, तो इन सबको आपको याद रखना है। रिद्धिपुर भवदत्त वर्मन, केसरी बेड़ा अर्थपति भट्टारक, पोड़ागढ़ स्कंद वर्मन, राजिम शिलालेख विलास तुंग और पंडिया पाथर ताम्रपत्र भीमसेन, इन्हीं सबसे जो है नल वंश की जानकारी प्राप्त होता है। तो देखिए प्राचीन इतिहास में ये ताम्रपत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभिलेख और ताम्रपत्र यहाँ से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। आगे देखिए आप नल वंश के प्रमुख शासकों को आप पढ़ेंगे, उनके संबंध में क्या क्या घटना घटित हुई है उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले शासकों का नाम याद रखना है। तो सबसे पहले शासक कौन थे, तो शिशुक शासक हुए। फिर व्याघ्रराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन, विलास तुंग। देखिए स्कंद वर्मन के बाद जो है और अन्य बहुत सारे शासक हुए हैं, परंतु हम यहाँ सिर्फ प्रमुख शासकों को देखेंगे। तो यहाँ जो है स्कंद वर्मन के बाद विलास तुंग के बाद नरेंद्र थवल। तो नरेंद्र थवल जो है अंतिम शासक है। ठीक, तो यहाँ जो प्रमुख शासक है जिनके संबंध में हमें पढ़ना रहता है, सिर्फ उन्हीं शासकों का यहाँ हम पढ़ेंगे। बाकी जो अन्य शासक हैं उन्हें हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला शिशुक, तो शिशुक नल वंश का संस्थापक या आदि पुरुष है। तो नल वंश की स्थापना ये शिशुक द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें संस्थापक या आदि पुरुष के रूप में जाना जाता है। उसके बाद शासक बनते हैं व्याघ्रराज। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के दौरान नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। तो देखिए ये व्याघ्रराज कौन है, जिन समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जिनका नाम उल्लेख है, वे व्याघ्रराज कौन है, नलवंश के व्याघ्रराज है। इन्हीं को पराजित करके समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। अगला देखिए वराहराज नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके द्वारा जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे और इनका स्वर्ण सिक्का जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, कोंडागांव के अडेंगा गांव से। कोंडागांव में स्थित अडेंगा गांव, वहां से वराहराज के 29 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर श्री वराहराज से उत्कीर्ण है। ठीक, तो उन्हीं से अनुमान लगाया जाता है ये जो है नलवंशी शासक वराहराज के सिक्के हैं। उसके बाद देखिए वराहराज का पुत्र होता है भवदत्त वर्मन। भवदत्त ने उपाधि धारण किया था महाराज और भट्टारक की उपाधि भवदत्त वर्मन ने धारण किया था। इस स्वर्ण सिक्के, तो इनके भी स्वर्ण सिक्के जो है अडेंगा ग्राम से प्राप्त होता है, कोंडागांव के। यहाँ इनके कितने सिक्के प्राप्त होते हैं, तो यहाँ से इनके सिर्फ एक सिक्के, याद रखेंगे सिर्फ एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त होता है भवदत्त वर्मन का। 29 स्वर्ण सिक्का वराहराज का, तो टोटल 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अडेंगा गांव के से इस वंश के टोटल 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कितने 29 स्वर्ण सिक्के किनके हैं, वराहराज के हैं। इसमें से एक सिक्का जो है भवदत्त वर्मन का है और 2 स्वर्ण सिक्के जो है अर्थपति भट्टारक के हैं।
तो देखिए इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से, अडेंगा ग्राम से, जिसमें श्री भव उदत्त और राजस्य उत्कीर्ण है। इनका देखिए विजय अभियान हम इसे पहले भी पढ़े हैं। इनका विजय अभियान जो है वाकटकों के साथ इनका संघर्ष हुआ था। तो भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार भवदत्त वर्मन ने वाकटक नरेश नरेंद्र सेन को हराया था और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस किया था। अगला देखिए अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक कभी जो है दो स्वर्ण सिक्के अडेंगा ग्राम से प्राप्त हुए हैं, कोंडागांव की अडेंगा ग्राम से। केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार वाकटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय ने अर्थपति भट्टारक को पराजित कर उसकी राजधानी को तहस नहस किया था। तो ये भी जो है कहां से प्राप्त होता जानकारी, केसरी बेड़ा अभिलेख से। उसके बाद अर्थपति भट्टारक के भाई थे स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन का शिलालेख है पोड़ागढ़ शिलालेख, नलों का पहला शिलालेख है ये। बाकी अभी तक जो थे वे अभिलेख और ताम्रपत्र थे। ये जो है पोड़ागढ़ जो है नलों का पहला शिलालेख है। इससे जो है ये इसके संबंध में तो देखे हैं तो यशवंत वर्मन ने जो है देवसेन को पराजित किया था। जो वाकटक वंश के शासक थे देववंश, उन्हें पराजित किया था, वो तो हम पहले भी देख चुके हैं। इनके द्वारा स्थापत्य देखें तो पुष्करी को पुनः बसाया था, इनके द्वारा पुष्करी को पुनः बसाया गया था। और इन्होंने जो है पुष्करी को पोड़ागढ़ के रूप में बसाया था और पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनवाया था। तो पोड़ागढ़ का जो विष्णु मंदिर है उसका स्थापना स्कंद वर्मन द्वारा किया गया है। और एक चीज और याद रखेंगे इनके संबंध में कि स्कंद वर्मन को अग्रहारी परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। अग्रहार परंपरा का सूत्रपात स्कंद वर्मन को माना जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में। अगला देखिए विलासतुंग। विलासतुंग इनका शिलालेख प्राप्त हुआ है राजिन शिलालेख। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है इस वंश के विलासतुंग। इनका राजिन शिलालेख, इनका अवधि क्या है 700 से 740 ईसा पूर्व का ईस्वी में जो है यह जारी किया गया था शिलालेख। इनकी अवधि जो है 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास की अवधि है इस शिलालेख का। इसके रचयिता थे दुर्ग गोपाल द्वारा इस राजिन शिलालेख की रचना की गई थी। और इसमें जानकारी प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है राजिन शिलालेख। प्राचीन इतिहास का सबसे प्रमुख स्रोत है राजिम शिलालेख। अब देखिए इसी राजिम में ही जो है एक मंदिर भी बनाया गया था इनके द्वारा। तो राजिम में जो मंदिर बना है उसका नाम क्या है, राजीलोचन मंदिर। राजीलोचन मंदिर यह भगवान विष्णु को समर्पित है, नहीं भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इसलिए जो विलासतुंग है, बाकी सभी इस वंश के जो शासक है वो शैव धर्म के उपासक थे, परंतु जो विलासतुंग है वे जो है वैष्णव धर्म के उपासक थे। यह मंदिर भी जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में जो है बनाया गया था। ठीक, 7वीं 8वीं शताब्दी में बना था। इसकी शैली जो है पंचायतन शैली में निर्मित यह मंदिर है और ईंटों से बना हुआ मंदिर है, पंचायतन शैली में निर्मित है। जीर्णोद्धार, तो इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल ने जो है इनका जीर्णोद्धार कराया था इस मंदिर का, राजूलोचन मंदिर का। अब देखिए विलासतुंग के ही जो शिलालेख है इनसे इनके पिता का भी जानकारी प्राप्त होता है। इनके जो है पिता, इनका और दादा, इन दोनों का भी जानकारी प्राप्त होता है। इनका नाम उल्लेखित यहाँ किया गया है। तो देखिए इसमें जो है इनके पिता का नाम जो है क्या था, विरूपाक्ष जो है इनके पिता थे। ठीक, तो विलासतुंग के। उसके बाद देखिए अंतिम शासक देखेंगे तो नरेंद्र थंबल जो है इस वंश के जो है अंतिम शासक है। नल वंश के अंतिम शासक कौन है, नरेंद्र थंबल। तो यहाँ तक हमारा जो है नल वंश भी कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे देखेंगे हम सरबपुरी वंश को। तो देखिए सरबपुरी वंश इनका जो है शासन काल रहा है 5वीं 6वीं शताब्दी में। ये सरबपुरी वंश के जो शासक हैं पहले वाकटक वंशों के अधीन जो है सामंत के रूप में कार्य करते थे, वाकटक वंश के अधीन सामंत के रूप में। बाद में वाकटक वंश के उनके जो है आंतरिक मतभेद होने के कारण उस आंतरिक मतभेद का जो है लाभ उठाकर इन्होंने सरबपुरियों ने जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो है अपना जो है अधिकार स्थापित कर लिया, अपना शासन स्थापित कर लिया था 5वीं 6वीं शताब्दी के समय। इनका अन्य नाम क्या है, इस वंश को जो है अमराय कुल या अमरज कुल के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी राजधानी देखिए तो इनके 3 अलग अलग राजधानी हुआ है। सबसे पहले जो है सरबराज द्वारा सरबपुरी को राजधानी बनाया जाता है। उसके बाद जो है प्रसन्न मात्र द्वारा जो है प्रसन्नपुर अपने नाम पर एक प्रसन्नपुर नहर करके स्थापना किया जाता है, जो वर्तमान मल्हार के रूप में चिन्हांकित किया जाता है, इसे राजधानी बनाया जाता है। उसके बाद प्रवरराज प्रथम ने जो है श्रीपुर, जो आज वर्तमान में सिरपुर है, उस सिरपुर को जो है राजधानी बनाया जाता है प्रवरराज प्रथम द्वारा। अब देखिए इनकी ऐतिहासिकता देखें तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में जो है इस वंश के शासक सरबराज का उल्लेख मिलता है। इनकी राजमुद्रा गजलक्ष्मी अंकित होता है, इनकी राजमुद्रा में गजलक्ष्मी। संस्थापक है सरबपुरी राजवंश के संस्थापक सरबराज हैं। राजधर्म वैष्णव धर्म को मानते थे ये। इनके ताम्रपत्र कुरुद से ताम्रपत्र जारी किया गया है और जारी किनके द्वारा, नरेंद्र द्वारा। तो इस वंश के शासक नरेंद्र द्वारा
कुरुद से और भी जो है अन्य जगहों से जो है ताम्रपत्र जारी किए जाते हैं। इसके संबंध में याद रखेंगे, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर जारी करने की तिथि, स्थान, वर्ष एवं लेखक का उत्कीर्ण मिलता है, किंतु उसमें जो है चित्र नहीं मिलता है। ठीक, तो यहाँ जो है इसमें ताम्रपत्रों में तिथि दिया गया है, स्थान दिया गया है, वर्ष और लेखक के नाम भी उत्कीर्ण है, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का चित्र अंकित नहीं है। गजलक्ष्मी जो है ये लिखा हुआ है, परंतु इसका चित्र अंकित नहीं है। चलिए अब इस वंश के जो प्रमुख शासक है उन्हें देख लीजिए। तो इस वंश के प्रमुख शासकों का नाम सबसे पहले पहला शासक है सरभराज। सरभराज के बाद नरेंद्र सेन, प्रसन्न मात्रा, जयराज, सुदेवराज और प्रवरराज द्वितीय, ये प्रमुख शासक है। इन्हीं के संबंध में हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले है सरभराज। तो सरभराज के संबंध में आपको सिर्फ दो चीजें याद रखना है। पहले तो सरभपुरी वंश के संस्थापक है सरभराज, और इनकी जानकारी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक, इनके संबंध में एक और याद रखेंगे कि इन्हीं के द्वारा जो है संस्कृत अपने सिक्कों में जो है संस्कृत का पहली बार प्रयोग किया गया था सरभराज के द्वारा। मुद्राओं में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था सरभराज द्वारा। उसके बाद देखिए नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन ने उपाधि धारण किया था परम भागवत का। देखिए इनकी उपाधि क्या थी, परम भागवत का। इनकी मुद्रा इनमें क्या लिखा हुआ है, गज भिस्ती लक्ष्मी की। तो गज भिस्ती लक्ष्मी उत्कीर्ण है नरेंद्र सेन के सिक्कों में। उसके बाद इनके ताम्रपत्र, इनके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। एक है पिपरदुला ताम्रपत्र, ये इनके शासनकाल के तीसरे वर्ष में जारी किया गया ताम्रपत्र है पिपरदुला ताम्रपत्र। दूसरा है कुरुद ताम्रपत्र, इनके 24वें वर्ष, इनके शासनकाल के 24वें वर्ष में जारी किया गया था। और तीसरा है रावण प्लेट ताम्रपत्र, ये जो है मल्हार के आसपास प्राप्त हुआ है। मल्हार में रावण प्लेट ताम्रपत्र, यह जो है तिथि विहीन व अधूरा ताम्रपत्र है। ठीक, तो ये 3 ताम्रपत्र, पिपरदुला ताम्रपत्र, कुरुद ताम्रपत्र और रावण प्लेट, इन तीनों का संबंध किससे है, नरेंद्र सेन से है। अगला देखिए प्रसन्न मात्रा। प्रसन्न मात्रा के संबंध में याद रखेंगे, सबसे पहले इनका महत्वपूर्ण कार्य जो है नगर स्थापना। तो इन्होंने जो है लीलागर नदी, निडीला नदी, जिसे वर्तमान में लीलागर नदी के नाम से चिन्हांकित किया जाता है, इसके तट पर प्रसन्नपुर, जो वर्तमान मल्हार नगर है, उसका जो है स्थापना किया गया था। तो प्रसन्नपुर नगर प्रसन्न मात्रा द्वारा बसाया गया है। और इनके मुद्रा भी प्राप्त हुए हैं। इनके द्वारा स्वर्ण मुद्रा, देखिए स्वर्ण मुद्रा इनके द्वारा जारी किए गए थे। तो इनके स्वर्ण मुद्राओं में गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए गए थे। सिरपुर से प्राप्त स्वर्ण सिक्कों में गजलक्ष्मी का भी अंकन देखने को मिलता है। इनके द्वारा स्थापत्य देखें तो इनके शासनकाल में जेठानी मंदिर, ताला गांव का जो जेठानी मंदिर है, उसका निर्माण किया गया था प्रसन्न मात्र के शासनकाल में। ठीक, तो जेठानी मंदिर का स्थापना हुआ है प्रसन्न मात्र के शासनकाल में। और वही जयराज के शासनकाल में जो है देवरानी मंदिर का स्थापना किया गया था। अब अगला देखिए जयराज। जयराज को अन्य नामों से जाना जाता है मानमात्र और दुर्गराज। तो देखिए दुर्ग जो शहर है उसकी स्थापना इसी जयराज या दुर्गराज द्वारा ही स्थापित किया गया था। तो इनके अन्य नाम है मानमात्र और दुर्गराज। इनकी मुद्रा में गजलक्ष्मी का अंकन मिलता है। इनके द्वारा स्थापत्य में भी हम देखे हैं कि इनके शासनकाल में जो है देवरानी मंदिर, जिसे जटेश्वर भट्टारक मंदिर के नाम से जाना जाता है, यह ताला गांव में निर्माण किया गया है। सुदेवराज, उसके बाद आते हैं सुदेवराज। सुदेवराज के ताम्रपत्र, तो इस वंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र जारी किया गया है सुदेवराज द्वारा। इनके ताम्रपत्र रायपुर, सरभपुर और सिरपुर, इन तीनों स्थानों से प्राप्त हुआ है। रायपुर, सरभपुर और सिरपुर से। इनके जो है इनके दरबार में सर्वाधिकारीकर्ता थे। तो सर्वाधिकारीकर्ता जो है इंद्रबल थे। ठीक, तो इनके सर्वाधिकारीकर्ता या फिर सामंत भी कह सकते हैं, सामंत और सर्वाधिकर्ता थे इंद्रबल। इसका विस्तार आरंग के में अधिकार था उनका। तो देखिए इनका सुदेवराज का जो है आरंग क्षेत्र में भी अधिकार स्थापित कर लिया गया था। इनके संबंध में एक तथ्य और याद रखेंगे कि जो सिरपुर है, वर्तमान सिरपुर, उसका जो है स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा कराया जाता है। तो सिरपुर का जो है नगर का जो है बसाया गया था इनके द्वारा, सुदेवराज द्वारा। बाद में जो है प्रवरराज प्रथम द्वारा इसी सिरपुर को जो है राजधानी बनाया जाता है। अब देखिए प्रवरराज द्वितीय। प्रवरराज द्वितीय जो है इस वंश के अंतिम शासक हैं। इंद्रबल ने प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर इस वंश में इस क्षेत्र में पांडु वंश की नींव रखी थी। तो ये इंद्रबल है जो सुदेवराज का क्या था, सर्वाधिकारीकर्ता या संबंध। वे जो है ये जो अंतिम शासक है प्रवरराज द्वितीय, इनकी हत्या करके इन्होंने जो है पांडु वंश की जो है स्थापना करते हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। तो ये हो गया कौन सा वंश, सरभपुरी वंश। इसके संबंध में एक तथ्य और है, रुद्रशिव की प्रतिमा। तो रुद्रशिव की प्रतिमा, इसका अनुमान लगाया जाता था कि यह जो है सरभवंशी काल का शासन काल में निर्माण किया गया था इस रुद्रशिव प्रतिमा का। इसके खोज 1987 में पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया था। ये कहाँ स्थित है, बिलासपुर जिले में मनियारी नदी के तट पर स्थित ताला गांव में देवरानी जेठानी मंदिर में जो है इस रुद्रशिव की जो है खोज की गई है और इसे वर्तमान में रखा गया है। इस मूर्ति के संबंध में याद रखेंगे, इस मूर्ति के अंगों का निर्माण
निर्माण 11 विभिन्न जीवों के अंगों से मिलकर किया गया है। तो अगर आप ताला गांव गए होंगे तो वहां आप देखे होंगे रुद्र शिव की प्रतिमा, वहां आप देखेंगे तो 11 विभिन्न जीवों के अंगों से मिलकर के जो है इस रुद्र शिव की प्रतिमा को बनाया गया है। चलिए अब अगला वंश देखिए शैल वंश। तो शैल वंश जो है कुछ क्षेत्र में बस शासन किए थे, जो दुर्ग क्षेत्र गए हैं उसके संबंध में ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं रहता है। तो यहाँ कुछ चीजें दिए गए हैं उसे आप देख लीजिए। जैसे इनका शासन काल 7वीं से 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में। ये वंश जो है सूर्यवंशी मानते थे अपने आप को, ये सरब वंशी के समकालीन थे। इनके जानकारी दुर्ग और बालाघाट के सरहदी ग्राम रघोली से प्राप्त ताम्रपत्र है, वहां से इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। अब इस वंश के प्रमुख शासकों में कौन कौन से हैं? श्रीवर्धन पहले है, श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय, जयवर्धन द्वितीय। ठीक, तो श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय और जयवर्धन द्वितीय। तो देखिए श्रीवर्धन इस वंश के संस्थापक थे, उनके पुत्र हुए पृथ्वीदेव वर्धन, उसके बाद उनके पौत्र होते हैं जयवर्धन। देखिए जयवर्धन के संबंध में याद रखेंगे, इन्होंने विंध्य प्रदेश को जीता था, इन्हीं का राघोली ताम्रपत्र है, उसी से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इनके द्वारा जो है इस वंश द्वारा जो है श्रीवर्धन तो पहले शासक है, उनके द्वारा एक सूर्य मंदिर 7वीं शताब्दी में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो दुर्ग क्षेत्र में स्थित है। संभवतः इस वंश में उत्तराधिकारी न होने के कारण इस वंश का पतन हो गया था। तो इन सब के संबंध में ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, आप इसके शासकों के नाम याद रख सकते हैं। ठीक, तो इनके शासकों के नाम ही बस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इस वंश के संबंध में आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब अभी तक हमने जितना भी वंश पढ़ा है उन सब के संबंधित जहां जहां से मुद्रा प्राप्त किए गए हैं उन मुद्राओं को यहाँ सूची दिया गया है, एक टेबल बना के उन मुद्राओं को आप पढ़ सकते हैं, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। जैसे देखिए मौर्यकालीन मुद्रा जो है अकलतरा, ठठारी, बार एवं देवगांव, तारापुर, आरंग, उड़ेला इन स्थलों से प्राप्त हुआ है मौर्यकालीन सिक्के। वही सातवाहन वंश के सिक्के जो है राजा अपिलक की मुद्रा मल्हार से और बालपुर से प्राप्त हुआ है, और सातवाहन कालीन रोम मुद्रा जो है चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है, और वही श्री इनका जो वेद सीरीज का सिक्का भी मल्हार से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए कुषाणकालीन सिक्के जो है 3 जिले से रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। बिलासपुर के पेंड्रावार, रायगढ़ के तेलीकोट और कोरबा इन स्थानों से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए गुप्त काल के सिक्के, ये बानाबरत से प्राप्त हुआ है, आरंग से, पिटाईवल से, कुलिया से, पित्ते बंद गांव से प्राप्त हुआ है। नल वंश के सिक्के देखें तो नल वंश के सिक्का जो है अडेंगा गांव से प्राप्त हुआ है और कुलिया गांव से प्राप्त हुआ है। मुगल कालीन चांदी के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है दुर्ग सिक्के से प्राप्त हुए हैं। तो मुगल कालीन चांदी के सिक्के दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। और वही हमने अभी एक और देखा था, एक कोंडा गांव का अडेंगा ग्राम हो गया, यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो यहाँ से टोटल कितने 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 29 सिक्के वराह राज के हैं, एक सिक्का भवदत्त वर्मन का है और 2 सिक्का जो है अर्थपति भट्टारक का है। चलिए अब आगे देखिए पांडु वंश। तो ये जो है इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण वंश है, छत्तीसगढ़ में जो है सबसे महत्वपूर्ण वंश माना जाता है पांडु वंश को। तो देखिए सोमवंश और पांडु वंश, पहले यहाँ मैकल का सोमवंश दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो है सिरपुर के पांडु वंश को पढ़ेंगे। तो देखिए मैकल के सोमवंश, इनकी जानकारी जो है मल्हार व बहमनी ताम्रपत्र से मिलता है। मैकल के सोमवंश की जानकारी, इनकी राजधानी अमरकंटक क्षेत्र रहा होगा, इनका शासन क्षेत्र था मैकल क्षेत्र, इस कारण जो है इनको जो है मैकल का सोमवंश कह दिया गया है। अब इनकी शासनकाल को देखें तो 5वीं शताब्दी के आसपास इनका शासनकाल रहा होगा। इसमें प्रमुख शासक, तो देखिए इस वंश के जो प्रमुख शासक है उनका नाम एक बार पढ़ लीजिए। तो जयबल हो गया, वत्सबल, नागबल, भरतबल। उसके बाद सूरबल जो है इस वंश के अंतिम शासक है। जयराज, वत्सबल, नागबल, भरतबल और सूरबल। देखिए इसमें जो है मुख्य रूप से आपको याद रखना है भरतबल के संबंध में। भरतबल का अन्य नाम इंद्रबल था। इनका विवाह लोक प्रकाशा से, ये लोक प्रकाशा सरबपुरी राजवंश की राजकुमारी थी, लोक प्रकाशा उन्हीं का से विवाह हुआ था भरतबल का, और इनका पुत्र होता है सूरबल और उदयन। देखिए ये सूरबल जो है मैकल श्रेणी में शासन करते हैं, और उदयन ही इनके जो पुत्र होते हैं इंद्रबल, इन्हीं के द्वारा जो है सिरपुर में पांडु वंश की स्थापना किया जाता है। तो उदयन को सिरपुर का आदि पुरुष के रूप में जानते हैं। उसके बाद देखिए सूरबल के संबंध में आपको याद रखना है, ये भरतबल के पुत्र थे। इनका ताम्रपत्र निम्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला मल्हार से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, इसमें सूरबल का नाम उद्दीर्ण वैर उत्कीर्ण है। इस ताम्रपत्र के अनुसार सूरबल ने जयेश्वर भट्टारक मंदिर, जिसे देवरानी मंदिर के नाम से जानते हैं, हेतु संगम ग्राम दान दिया था। तो ताला गांव है उसको दान दिया था जयेश्वर भट्टारक मंदिर, अर्थात कौन से मंदिर? देवरानी मंदिर हेतु।
बमनी बमनी या ताम्रपत्र। तो ये बमनी ताम्रपत्र, इसमें वर्णित उद्दीर्ण वैर्य नामक सूर्यबल का ही है। तो ये उद्दीर्ण वैर्य यह नाम किनका है? सूर्यबल का है। तो ये दोनों ताम्रपत्र, मल्हार और बमनी, दोनों ताम्रपत्र से इस वंश की जानकारी मिलता है और इन दोनों में ही जो है सूर्यबल का नाम क्या दिया गया है? उद्दीर्ण वैर्य उल्लेख किया गया है। ये हो गया मैकल के सोमवंश। फिर अगला है हमारा सिरपुर के पांडु वंश। तो देखिए सिरपुर के पांडु वंश ये सबसे महत्वपूर्ण वंश है। ये छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मान सकते हैं तो आप जो है सिरपुर के पांडु वंश का ही। यहाँ से प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, हर बार जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इनका शासनकाल देखें तो 6वीं से 7वीं शताब्दी में इनका शासनकाल था। इनकी राजधानी सूरपुर था, तो प्राचीन काल में चित्रांगतपुर के नाम से जाना जाता था। इनकी उपाधि देखें, परम भागवत की उपाधि धारण किया था पांडुवंश के शासकों ने। ताम्रपत्र जारी, तो सिरपुर से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है इस वंश के, और इनका ताम्रपत्र है महाशिवगुप्त बालार्जुन के। इनका राजधर्म देखें तो वैष्णव धर्म के उपासक थे। इसमें सिर्फ एक अपवाद है, महाशिवगुप्त बालार्जुन ये शैव धर्म के अनुयायी थे, बाकी सभी शासक जो है वैष्णव धर्म के थे। अब इसके संबंध में और याद रखना है छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल। तो छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल ये महाशिव तिवर देव के शासनकाल को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का काल, पांडु वंश को जो है छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण का काल कहा जाता है। चलिए अब इनके जो है साक्ष्य का विवरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इनके जो है शिलालेख या अभिलेख ताम्रपत्र कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उनका पूरा यहाँ सूची दिया गया है, उन्हें एक बार आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए इनका जो है पहला कालिंजर शिलालेख, तो कालिंजर शिलालेख से उद्यान की जानकारी प्राप्त होता है। उदयन का जो है शिलालेख प्राप्त हुआ है कालिंजर से। उसके बाद देखिए खरोच शिलालेख, यहाँ ये खरोच शिलालेख, यहाँ से इंद्रबल और ईशान देव इन दोनों को जानकारी प्राप्त होता है खरोच शिलालेख से। कौमाताल अभिलेख में भी इंद्रबल का जानकारी प्राप्त होता है। राजेंद्र शिलालेख ये महाशिव तिवर देव को जानकारी प्राप्त होगा राजेंद्र शिलालेख से। बालोद शिलालेख से महाशिव तिवर देव का, ये तो ये दोनों शिलालेख किनके संबंधित है? महाशिव तिवर देव के। और ये तीसरा जो बौड़क ताम्रपत्र है ये भी जो है महाशिव तिवर देव का ही संबंधित है, महाशिवगुप्त तिवर देव का। तो ये तीनों शिलालेख को याद रखेंगे, राजिम, बालोद और बोड़ा गांव, ये तीनों शिलालेख किनके हैं? तिवर देव के। उसके बाद देखिए अठभार ताम्रपत्र, ये जो है नंदराज द्वितीय का है अठभार ताम्रपत्र। सिरपुर अभिलेख से चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन इन तीनों को जानकारी प्राप्त होता है और इसे जारी कराया गया था महाशिवगुप्त बालार्जुन द्वारा। उनके पिता थे हर्षगुप्त और उनके पिता के पिता थे चंद्रगुप्त, इनकी भी जानकारी प्राप्त होता है सिरपुर अभिलेख से। उसके बाद देखिए इंद्रबल का ही एक और प्राप्त होता है मलगा, बिलासपुर से मलगा नामक स्थान से ताम्र प्राप्त हुआ है इंद्रबल का। अब इस वंश के जो है शासकों को देखेंगे तो प्रमुख शासक और उनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए हैं उन्हें देखेंगे। तो देखिए प्रमुख शासक में सबसे पहले शासक है उदयन। तो उदयन जो है इस वंश के जो है आदि पुरुष है, ये प्रथम शासक है, पांडु वंश का आदि पुरुष या प्रथम शासक है। इन्हें जो है संस्थापक के रूप में देख सकते हैं आप, ये संस्थापक के रूप में, परंतु जो वास्तविक संस्थापक है इस वंश के वास्तविक संस्थापक है इंद्रबल। छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं इंद्रबल। इन्होंने जो है नगर निर्माण किया था इंद्रपुर, तो वर्तमान में जो खरद नगर है उसका निर्माण कराया गया था इंद्रबल के द्वारा इंद्रपुर के रूप में। इनके 3 पुत्र थे, नंदराज प्रथम, ईशान देव और भवदेव रणकेसरी। ठीक, तो इनके 3 पुत्रों नंदराज प्रथम, ईशान देव और भवदेव रणकेसरी थे। इनका उल्लेख मिलता है, तो इन सब का उल्लेख अलग अलग जगहों से मिलता है। जैसे ईशान देव का उल्लेख मिलेगा आपको खरौद ताम्रपत्र से, नंदराज तो यहाँ के शासक बनते हैं, और भवदेव रणकेसरी इनका उद्देश्य जो है कालिंजर शिलालेख से प्राप्त होता है, कालिंजर शिलालेख से। मंदिर निर्माण देखें तो ईशान देव ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जो शिव मंदिर है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, उसका स्थापना किया था। ये इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? खरौद में। तो खरौद में ही, तो इनके पुत्र ईशान देव द्वारा ही जो है इसका स्थापना कराया गया था लक्ष्मणेश्वर मंदिर को। अगला देखिए नंदराज प्रथम जो है शैव धर्म के उपासक थे। निसंतान होने के कारण इन्होंने जो है तिवर देव को गोद लिया था और अगले शासक होते हैं तिवर देव। महाशिव तिवर देव अगले शासक हुए और इनकी उपाधि कौशलाधिपति और सकल कौशलाधिपति, तो ये दोनों उपाधि जो है महाशिव तिवर देव ने जो है धारण किया था। ये जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनकी उपलब्धियों में देखें तो कौशल, उत्कल और अन्य राज्यों तक की जो है साम्राज्य का विस्तार किया था। इसी कारण जो है इन्होंने जो है सकल कौशलाधिपति की जो है उपाधि धारण की थी। इनके ये जो है पराजित हुए तो विष्णु कुंडी नरेश माधव वर्मन द्वितीय इनके द्वारा जो है पराजित किया गया था, किन्हें? महाशिव तिवर देव को। तो विष्णु कुंडी नरेश माधव वर्मन द्वितीय, जिन्हें जनाश्रय की भी कहा जाता है, उनके द्वारा पराजित हुए थे महाशिव तिवर देव। अगला देखिए नंदराज द्वितीय की उपाधि थी कौशल महामंडलीपति।
कोसल महामंडलाधिपति की उपाधि धारण किया था नंदराज द्वितीय ने। इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है कहाँ से? शक्ति जिले के अडभार से इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिसे अडभार ताम्रपत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद जानते हैं हर्षगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त बनते हैं शासक, उसके बाद फिर हर्षगुप्त। ठीक, तो चंद्रगुप्त के संबंध में ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए हर्षगुप्त का विवाह होता है मगध के मौगरी वंश के राजकुमारी सूर्यवर्मा की पुत्री वाष्टा देवी से हुआ है। तो देखिए मौखरी वंश के राजा हैं सूर्यवर्मा, उनकी पुत्री थी वाष्टा देवी, उनसे विवाह हुआ किनका? हर्षगुप्त का। इनके शासन काल में मंदिर बना। देखिए तो इनके जो है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये रानी वाष्टा देवी द्वारा बनवाया गया था। इसको पूर्ण जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में पूर्ण होता है। शैल वंश देखें, सॉरी इसकी शैली देखें तो नागर शैली में लाल ईंटों से निर्मित यह मंदिर है, लाल ईंटों से बना हुआ है नागर शैली में। ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। इसमें प्रशस्ति रचना कवि ईशान देव द्वारा किया गया है। तो कवि ईशान द्वारा जो है इसमें प्रशस्ति रचना की गई है। चलिए अब आगे देखिए महाशिव गुप्त बालार्जुन। तो महाशिव गुप्त बालार्जुन इस वंश के सबसे प्रतापी और सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। इनके संबंध में पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले महाशिव गुप्त बालार्जुन का उपाधि क्या है? तो इनकी उपाधि जो है परम महेश्वर की उपाधि है। इनका नामकरण देखें तो बचपन में धनुष विद्या में निपुण होने के कारण बालार्जुन भी कहा गया है इन्हें, इसलिए इनकी उपाधि जो है महाशिव गुप्त को बालार्जुन कहा गया है। शासनकालीन का 595 से लेकर 655 ईस्वी तक की इनका शासनकाल था। पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक हैं महाशिव बालार्जुन। ये वैष्णव धर्म, बाकी सभी शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनके अलावा महाशिव गुप्त बालार्जुन जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। अभिलेखों के प्रारंभ जो है ओम नमः शिवाय से हुआ है। तो देखिए इनके जो अभिलेख हैं, जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उन सभी अभिलेखों का प्रारंभ ओम नमः शिवाय से हुआ है। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। अब इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है? देखिए स्वर्ण काल कहा जाता है इनके शासनकाल को। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ में के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में सभी क्षेत्रों का चहुमुखी विकास हुआ। साथ ही महाशिवगुप्त का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता में श्रेष्ठ था, जिसके कारण सभी धर्मों ने स्वतंत्रता पूर्वक विकास किया। जैसे देख सकते हैं कि धर्मों का कैसे कैसे विकास हुआ है। तो सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म के संबंध में क्या क्या विकास किए गए हैं इनके शासनकाल में। तो इन्होंने देखिए सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। इनके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग 639 ईस्वी में जो है अर्थात 7वीं शताब्दी में मल्हार एवं सिरपुर की यात्रा की थी। वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में पुस्तक, उनकी यात्रा वर्णन पुस्तक जो है सियोकी है, उसमें छत्तीसगढ़ जो है और मुख्य रूप से जो सिरपुर क्षेत्र है उसे जो है कियासलो के नाम से वर्णित किया है। उसके बाद अगला देखिए वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म से संबंधित इनके शासनकाल में जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया था, जो विष्णु भगवान को समर्पित है, जहां बैकुंठ नारायण की मूर्ति स्थापित की गई है। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख के निर्माण से संबंधित है। तो यहाँ सिरपुर लक्ष्मण मंदिर में जो है क्या शिलालेख भी स्थापित किया गया है, जो सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए शैव धर्म। सिरपुर में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण किया गया है, जैसे गंधेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, पलारी। तो ये सभी जो है बालार्जुन द्वारा ही कराए गए हैं। अब ताम्रपत्र देखिए, तो ताम्रपत्र सिरपुर से 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। तो इस वंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र बालार्जुन के प्राप्त हुए हैं, 27 ताम्रपत्र। इनका अध्ययन जो है रमेंद्रनाथ मिश्र एवं विष्णु जी ठाकुर जी द्वारा किया गया है। मल्हार ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ है, मल्हार से। बोंदा से भी ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। देखिए बोंदा से तो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, इसमें पौष संक्रांति या मकर संक्रांति के अवसर पर ग्राम दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है। अब इनका अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो लक्ष्मण मंदिर शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसमें ईशान, भास्कर, सुमंगलम, चिंतातुरांग, देवी दंडिन के पुत्र कृष्ण दंडिन, इन कवियों का उल्लेख किया गया है। तो ईशान, भास्कर, सुमंगलम, चिंतातुरांग और कौन सा कृष्ण नंदिन, इनका उल्लेख मिलता है कहाँ? लक्ष्मण मंदिर शिलालेख में। ग्राम दान देखें तो बौद्ध आचार्य बुद्ध घोष के सिरपुर अभिलेख से ज्ञात होता है। तो बौद्ध आचार्य बुद्ध घोष के सिरपुर अभिलेख से प्राप्त होता है कि इन्होंने जो है जिन घोष को ग्राम दान दिया था। अब इनके समकालीन महत्वपूर्ण जो शासक हैं वे कौन कौन से हैं? तो इनके समकालीन शासकों में जो पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के जो शासक है हर्षवर्धन, वे इनके समकालीन थे। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय इनके समकालीन से। नलवंशी शासक विलासतुंग इनके समकालीन थे। तो हर्षवर्धन, पुलकेशन द्वितीय और विलासतुंग ये सब जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन शासक हैं। अब देखिए वेनसांग इन्हीं के शासनकाल में जो है छत्तीसगढ़ आए थे। तो उनके यात्रा वृत्तांत में क्या जानकारी प्राप्त होता है? तो चीन के निवासी से बौद्ध
चीनी बौद्ध यात्री थे कौन? वेनसांग। इन्होंने वर्ष 639 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ में मल्हार एवं सिरपुर की यात्रा की थी। ये जो है इनके महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आए थे और इनकी रचना शिवयोगी है, जिसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र को कियासलो के नाम से उल्लेखित किया गया है। देखिए यहाँ से आप सिरपुर के पांडु वंश हो गया। उसके बाद देखिए सोमवंश, तो ये जो है कलिंग के सोमवंश है। तो कलिंग के सोमवंश, इसके संबंध में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ जितने दिया गया है उतना ही आपको देखना है। तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहले इनका शासनकाल 9वीं से 11वीं सदी तक के इनका शासनकाल रहा है। ये कलिंग क्षेत्र उड़ीसा क्षेत्र में इनका शासन था। इसके संस्थापक थे शिवगुप्त। शासन क्षेत्र कौशल, कलिंग और उत्कल क्षेत्र था। इनके द्वारा उपाधि देखें तो यहाँ तक के जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि और कौशलेंद्र की उपाधि, इस वंश के शासकों की महत्वपूर्ण उपाधि है त्रिकलिंगाधिपति और कौशलेंद्र की उपाधि। तो इसमें जो है शिवगुप्त के अलावा सभी शासकों ने जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया है। शिवगुप्त बस एकमात्र शासक है जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण नहीं किया था। देखिए यहाँ के जो प्रमुख शासक है उनका देख लीजिए। सबसे पहले है शिवगुप्त। शिवगुप्त जो है इस वंश के संस्थापक और प्रथम शासक थे। उसके बाद देखिए महाशिवगुप्त ययाति, इन्होंने मारंजमूर शिलालेख बनवाया था। तो मारंजमूर शिलालेख किनका है? महाशिवगुप्त ययाति का है। इन्होंने चेदी नरेश दुर्गराज को पराजित कर दिया था। महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति, तो ये महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति, इन्होंने अपने साम्राज्य के वैभव को पुनः प्राप्त किया था। महाशिवगुप्त चतुर्थ उद्धोत केसरी, इन्होंने कौशल व उत्कल दोनों क्षेत्र पर शासन किया था। महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय, इनकी उपाधि त्रिकलिंगाधिपति की थी। तो ये त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो है इस वंश के सभी शासकों ने धारण किया था, एकमात्र शिवगुप्त को छोड़ करके। तो यहाँ से हमारा जो है ये भी कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए कांकेर का सोमवंश। कांकेर के सोमवंश का शासनकाल जो है 13वीं से 14वीं शताब्दी तक के शासन था कांकेर में सोमवंश का। यहाँ के संस्थापक है सिंहराज। यहाँ अन्य शासक देखें तो व्यागराज, बोपदेव, कृष्णराज, जयतराज, सोमचंद्र और भानुदेव, इन सभी शासकों का नाम प्राप्त होता है। बोपदेव के 3 पुत्र थे, कर्णराज, सोमराज और कृष्णराज। यहाँ से जो है ये 3 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। एक जो है ये कांकेर क्षेत्र में रहते हैं, कांकेर क्षेत्र सिहावा और वही जो है तहनकापारा बस्तर क्षेत्र, ये 3 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। इनके शासन काल के समय, ये जो है बोपदेव के शासनकाल के समय। ठीक, अब इनके जानकारी का स्रोत क्या क्या है? तो तहनकापारा ताम्रपत्र यह बस्तर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद सिहावा ताम्रपत्र, ये कर्णराज का ताम्रपत्र है, सिहावा से सिहावा ताम्रपत्र, और भानुदेव का जो है कांकेर अभिलेख, इन तीनों से जो है इस वंश की जानकारी प्राप्त होता है कांकेर के सोमवंश का। अब उसके बाद चलिए अगला वंश है बाण वंश। देखिए बाण वंश, इनका जो है पाली क्षेत्र, कोरबा के जो पाली क्षेत्र है वहां कुछ समय के लिए जो है शासन देखने को मिलता है बाण वंश का। तो इनका काल जो है 9वीं शताब्दी के आसपास बाण वंश का शासन था। इनके संस्थापक महामंडलेश्वर मल्लदेव थे। तो बाण वंश के संस्थापक माने जाते हैं महामंडलेश्वर मल्लदेव। इनकी राजधानी कहाँ? पाली थी। इसमें प्रमुख शासक है विक्रमादित्य, बाणवंशी विक्रमादित्य। इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का, जो प्रस्तर शिव मंदिर है, उसका निर्माण कराया था, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जजल्यदेव प्रथम ने करवाया था। तो जो पाली का शिव मंदिर है उसका निर्माण विक्रमादित्य ने कराया था, जिसका जीर्णोद्धार जजल्यदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। कई अभिलेखों में विक्रमादित्य को जो है जयमेरु या जयमऊ कहा गया है। तो जयमेरु या जयमऊ का नाम वर्णित मिलता है, वो कौन है? बाणवंशी विक्रमादित्य है। देखिए इनके संबंध में याद रखेंगे, त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित करके इस वंश को समाप्त कर दिया गया था। तो इन्हीं के शासन के दौरान बाण वंश के जो शासन था, उसी समय जो है कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय, जिन्हें मुक्तुंग के नाम से जाना जाता है, मुक्तुंग, उनके द्वारा जो है विक्रमादित्य पर आक्रमण किया गया था और इन्हें पराजित करके जो है यहाँ बाण वंश को जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक, तो यहाँ तक हमारा जो है प्राचीन इतिहास कंप्लीट होता है। इसमें देखिए फिर से जो है ये अभी तक जितने हमने राजवंश पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश, उनके द्वारा कराए गए जो स्थापत्य है उनका यहाँ सूची दिया गया है, उसे आप एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए पांडु वंश के जो है, पांडु वंश द्वारा जो है इंद्रबल और ईशान देव, इनके द्वारा लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में स्थापित किया गया, और वही रानी वाष्टादेवी और बालार्जुन द्वारा जो है लक्ष्मण मंदिर स्थापित किया गया है सिरपुर में। नल वंश के विलासतुंग है, उनके द्वारा लाजू लोचन मंदिर राज्य में स्थापित किया गया है। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा जो है पाली का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किया गया था। अब देखिए ये आगे के वंश है, छिंदक नागवंश के शासक है धारावर्ष, उनके शासनकाल में बारसूर में शिव मंदिर का स्थापना किया गया। सोमेश्वर देव विष्णु मंदिर का स्थापना किया गया है नारायणपाल में। फणी नागवंशी शासक हैं गोपाल देव या लक्ष्मण देव राय, इनके शासनकाल में गोपाल देव के शासनकाल में लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरम देव का मंदिर
भोरमदेव चौरा ग्राम में। वही रामचंद्र देव राय द्वारा मड़वा महल और छेरिक महल की स्थापना किया गया। सोमवंश के शासक कर्णराज द्वारा कर्णेश्वर महादेव मंदिर सिहावा में और राम मंदिर कांकेर में। ये कहा कर्णराज, ये कहाँ के हैं, ये कांकेर के जो है सोमवंशी थे। उसके बाद देखिए काकतीय वंश अन्नम देव द्वारा जो है दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना किया गया दंतेवाड़ा में। तो ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशी का जो है स्थापत्य है, कौन कौन से शासकों द्वारा कौन कौन सा मंदिर स्थापित किया गया है और कहाँ स्थापित किया गया है, उसकी पूरा सूची यहाँ दिया गया है। ठीक, तो यहाँ हमारा जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास कंप्लीट होता है। लगभग 2 घंटे में पूरा प्राचीन इतिहास कवर हो गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगा है। इसके आधार पे हम जो है अगला वीडियो आपका जो है छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का जो है वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि अगर वो एग्जाम किसी भी एग्जाम के जैसे प्रयोगशाला परिचालक का भी एग्जाम होना है और जो है पुलिस आरक्षक का एग्जाम होना है, तो इन दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें जल्दी से रिवाइज करना है छत्तीसगढ़ को, तो वो जो है एक वीडियो से ही छत्तीसगढ़ को पूरा रिवाइज कर सके। ठीक, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।